डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन तो कर लिया. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चंस ऑफ लीनियर अलजेब्रा 2000 asked in 2021 get to mathematics examination, which is your examination. Okay, so we will try to discuss question up to 2015. तो आज 2021 के क्वेश्चन देखते हैं. और 6 क्वेश्चन इन्होंने पूछे थे तो 2021 जिसमें क्वेश्चन गलत भी था तो उसको लेके थोड़ा बवाल मचा था. बट वो भी क्वेश्चन हम देखेंगे कहाँ क्या गलती हुई थी. तो हम डिस्कस करते हैं. ये जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जो इन्होंने दिया है लीनियर अलजेब्रा सेक्शन का. तो व्हाट इज दिस क्वेश्चन? लेट्स सी. लेट ए बी अ 3/4 मैट्रिक्स एंड बी बी अ 4/3 मैट्रिक्स with real entries such that AB is non-singular. दिया है A be a 3/4 matrix and B be another matrix of order 4/3 with real entries such that AB is non-singular. Non-singular का है इसका मतलब determinant of AB is non-zero. Singular होता है तो determinant 0 होता है, non-singular है तो determinant of AB is non-zero. Consider the following statement. Nullity of A is 0. This is statement B. And statement Q is BA is non-singular matrix. पहला स्टेटमेंट है नलिटी ऑफ ए 0. दूसरा है बी ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए. तो देखो कितनी अच्छी प्रॉपर्टी यहाँ से डिस्कस हो रही है कि ए बी नॉन सिंगुलर है तो क्या बी ए नॉन सिंगुलर होगा. ये भी चीज़ हम देख सकते हैं. तो एक तो यही चीज़ पूछा और दूसरी नलिटी ऑफ ए 0. ठीक. तो यहाँ इन्होंने 4 ऑप्शन बनाए हैं. देन बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू, पी इज ट्रू, क्यू इज फॉल्स, पी इज फॉल्स, क्यू इज ट्रू एंड बोथ पी एंड क्यू आर फॉल्स. ठीक. देखते हैं कुछ डिस्कशन कर लेते हैं थियरी से रिलेटेड, फिर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे. तो पहला चीज़ जो आपके पास रैंक क्या होती है किसी मैट्रिक्स की. रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स बहुत इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है. ठीक. तो इसका आंसर आई थिंक जो मुझसे भी 2-3 जगह पूछा गया आई दिल्ली के इंटरव्यू में और यहाँ के भी इंटरव्यू में पूछा गया था. एक 2 जगह और पूछा गया था क्योंकि मैं लीनियर अलजेब्रा जब बोलता था. लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस वर माय फेवरेट टॉपिक, फेवरेट सब्जेक्ट्स इन इंटरव्यू. तो ओके, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स. तो आई थिंक ये डेफिनेशन सारे प्रोफेसर सुनना चाहते थे. 1-2 लोगों ने मुझे हिंट किया था कि आप ये वाली डेफिनेशन बताओ जो मैंने. हाँ हाँ ओके. तो जनरली हम ये वाली डेफिनेशन डिस्कस करेंगे. यही प्रोफेसर सुनना चाह रहे थे. तो 1-2 जगह तो मैंने बताया. फिर आगे हमसे जहाँ भी पूछा गया तो मैं यही डेफिनेशन बताता था. बाकी एक्लन फॉर्म वाला तो जस्ट चेक करने का क्राइटेरिया है ना. बट ये आपका जेन्युइन डेफिनेशन होना चाहिए. अच्छी बुक्स में ये डेफिनेशन लिखी रहती है. अदरवाइज 1-2 और डेफिनेशन है तो उनको भी आप देख सकते हो. विकिपीडिया पे सर्च करोगे तो वहाँ एक स्पेशल डेफिनेशन मिलती है जो कि सही है. कॉलम स्पेस जिससे जनरेटेड होता है, उस मतलब कॉलम स्पेस को जो जनरेट करते हैं जितने वेक्टर उनकी डायमेंशन जो होती है वो रैंक हो जाती है. दैट्स ऑल राइट. कॉलम स्पेस रो स्पेस की रैंक जब इक्वल हो जाती है, रो रैंक इज इक्वल टू कॉलम रैंक, देन इट इज कॉल्ड एज रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स. व्हाटएवर, देयर आर सो मेनी डेफिनेशंस, but let's see this definition. The rank of any matrix A may be of order m by n. Not we are not restricted to any square matrix. The rank of any matrix A is R if it possesses the following two properties. Process नहीं possess है. If it possesses the following two properties. पहला, there is at least one square submatrix of A of order R whose determinant is not equal to 0. पहले तो आपकी ये जो m by n की मैट्रिक्स है, R जो है वो m और n से छोटा होना चाहिए या फिर हो सकता है बराबर हो किसी एक के. तो ठीक है, देयर इज एटलीस्ट. तो 2 प्रॉपर्टी यदि आपको सेटिस्फाई हो रही है तो उस मैट्रिक्स की रैंक आप R बोलोगे कि देयर इज एटलीस्ट वन स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ए ऑफ ऑर्डर R हुज डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0. एक R ऑर्डर की सब मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स मिले जो कि जिसका डिटरमिनेंट जो हो 0 नहीं हो. और दूसरी बात, ऑल द मैट्रिक्स ए काउंटिंग एनी स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर R+1. ठीक, R+1 से R+1 ऑर्डर का कोई भी आप सब मैट्रिक्स बना रहे हो जो कि स्क्वायर है, तो देन द डिटरमिनेंट ऑफ दिस स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर R+1 शुड बी 0. मतलब आपको वो छोटे ऑर्डर का स्क्वायर सब मैट्रिक्स ढूंढ लेना है जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो. ठीक, और उससे बड़े ऑर्डर की आप कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहे हो सब मैट्रिक्स तो उसका डिटरमिनेंट 0 हो जाए. तो वो जो आपने छोटे स्क्वायर छोटे ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स सब मैट्रिक्स ढूंढी है, ठीक, तो वही उसका जो ऑर्डर है वही उस मैट्रिक्स की रैंक हो जाती है. तो ये बेसिकली डेफिनेशन आप एक बार और सुकून से पढ़ना, समझ में आएगा. तो समझ गए होंगे. ठीक. तो एक तो तरीका हो गया जो हम चेक करते हैं. द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन रो एक्लन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स इज नोन एज द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स. ये भी बात है, यहाँ से भी देख सकते हो.
या फिर आप कह सकते हो रैंक, रो रैंक, या फिर कॉलम, रो स्पेस और रैंक, कॉलम स्पेस की रैंक जो हो गया। तो कुछ रिजल्ट्स हैं जो यहाँ यूज होंगे, तो उतने ही रिजल्ट का हमने डिस्कशन किया है, बाकी आप रिजल्ट बहुत पाएंगे रैंक को लेके। तो यहाँ जो यूज होगा उसकी बात कर लेते हैं। ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर एन की, देन रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू एन। यदि रैंक ऑफ ए फुल रैंक की मैट्रिक्स हो जाए, एन उसका ऑर्डर है और रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू एन हो जाए, इफ एंड ओनली इफ, इट इज ओनली पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स जो है उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। और यदि रैंक ऑफ ए इज लेस देन एन, देन इफ एंड ओनली इफ रैंक ऑफ ए इज लेस देन एन, इफ एंड ओनली इफ ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। मतलब जब डिटर्मिनेंट जीरो होगा तो एक बात तो क्लियर हो गई कि जो रैंक होती है वो एन से स्ट्रिक्टली लेस होगी उस मैट्रिक्स की। ओके, ये दो बातें हैं। नेक्स्ट आप एक और बात करते हैं हम। ए कोई m बाई एन मैट्रिक्स है, तो रैंक जो उसकी मैट्रिक्स की होगी वो लेस देन आर इक्वल टू मिनिमम ऑफ m n। यदि 3/4 की मैट्रिक्स है तो क्लियर है कि आपकी जो रैंक होगी या तो 3 होगी या तो 3 से छोटी होगी। तो m बाई n मैट्रिक्स में रैंक ऑफ ए इज लेस देन आर इक्वल टू मिनिमम ऑफ m n। और रैंक ऑफ ए जीरो इफ एंड ओनली इफ ए इज जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स की ही रैंक जीरो होती है, ये बात ध्यान रखना। लोग कहते हैं रैंक, अक्सर क्वेश्चन कहते हैं क्या कोई जीरो रैंक की मैट्रिक्स मिलती है, कई लोग जल्दबाजी में कहते हैं नहीं, कहाँ पॉसिबल है। बट जीरो मैट्रिक्स यदि आपकी है तो उसकी रैंक हमेशा जीरो होगी। ए बी two matrices A and B are two matrices such that product matrix AB is defined। पता है ना कब A और B दो matrices का प्रोडक्ट डिफाइन होता है? when they are conformable for addition, when they are conformable for matrix multiplication, you should know all these things। तो when AB are two matrices like that, their product matrix AB is defined, then rank of AB, ये रो जो मैंने लिया है रैंक के लिए, रैंक ऑफ ए बी जो होता है इज लेस देन आर इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ बी। मतलब रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी में जो मिनिमम होगा उससे लेस या उसके इक्वल होगा रैंक ऑफ ए बी। दिस मीन्स रैंक ऑफ ए बी इज लेस देन आर इक्वल टू रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए बी इज लेस देन आर इक्वल टू रैंक ऑफ बी। भाई मिनिमम से लेस होगा तो ये बात तो होल्ड करेगी, इससे भी छोटी है वो इक्वल हो सकती है या फिर इससे या छोटी इक्वल हो सकती है। नेक्स्ट रिजल्ट, लेट ए बी m by n मैट्रिक्स एंड b b n by p मैट्रिक्स। दिख रहा है a m by n है, b n by p है, मतलब कन्फॉर्मेबल फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, बोथ द मैट्रिसेस आर कन्फॉर्मेबल फॉर प्रोडक्ट। तो a b m by n मैट्रिक्स एंड b is n by p मैट्रिक्स, देन रैंक ऑफ a b it is equal to rank of a if rank of b is equal to n and rank of a b is equal to rank of b if rank of a is equal to n। ध्यान से देखना तो ये चीज समझ में आएगी। रैंक ऑफ ए भी जो होगा रैंक ऑफ ए की इक्वल होगा इफ रैंक ऑफ बी, मान लो ये रैंक ऑफ बी यदि आपका एन हो जा रहा है तो यहीं से दिख रहा है कि रैंक ऑफ ए भी जो हो जाएगा रैंक ऑफ ए, ठीक, क्योंकि ये एम बाई एन है और ये एन बाई पी है, ठीक, तो होगा। ओके, इसी तरह आप इसको भी देख सकते हो, थोड़ा अपने से चेक करना, लिटिल प्रूफ लिखने की कोशिश करना, मिल जाएगा। नेक्स्ट रिजल्ट, टी जो है यू से वी में मान लो किसी फील्ड एफ पे यू और वी वेक्टर स्पेस बनाते हैं। लेट टी फ्रॉम यू टू वी बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड ए इज द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी, देन रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए, दिस साइन इज फॉर नलिटी, रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, ठीक ना। तो बेसिकली रैंक नलिटी थ्योरम है। टी में ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यदि ये चीज दी हो आपकी, टी फ्रॉम यू से वी कोई एल टी है आपका, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो क्या हो जाता है, रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू, ठीक, ये चीज हो जाती है, ये जो इसकी डायमेंशन है। तो ये चीज होती है, इसी को यहाँ इस फॉर्म में लिखोगे तो रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन की जगह नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए कर देते हैं। तो ये चीज होती है हमारे पास। ओके, तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ओके ओके, ऑल राइट। तो then we have discussed this question. This question was asked in GATE 2021 और एक नंबर का क्वेश्चन था। इतनी थियरी आपको पता हो तो एक नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, ठीक, कोई नहीं, चलो देखते हैं। गेट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो अच्छा ही होगा। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ब्लू वाला इंक लेते हैं। सॉल्यूशन देखो, यहाँ इन्होंने क्या दिया है, ए जो है 3/4 मैट्रिक्स है गिवन, जो जो इन्फॉर्मेशन है वो लिख लेते हैं। ए जो है आपकी 3/4 मैट्रिक्स है,
ए जो है 3/4 मैट्रिक्स है, बी जो है 4/3 मैट्रिक्स है। ये दो चीजें हो गई। ठीक, आगे ये क्या कह रहे हैं, तो अच्छा यहाँ से एक चीज आपको क्लियर दिख जाएगा कि इम्प्लाइज ए बी जो होगी वो क्या होगी आपकी, बताओ। ये 3/4 है, 4/3 है, तो क्या हो जाएगी, कन्फर्मेबल फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, तो ए बी जो आपकी हो जाएगी 3/3 मैट्रिक्स हो गई। ठीक ना, समझ में आ रहा है ना सबको। अच्छा, आल्सो ये बात भी गिवन है कि गिवन ए बी इज नॉन सिंगुलर, ये चीज दे के रखे हैं ना, ए बी इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर है, व्हाट इज इट मीन, इसका मतलब क्या है, ए बी इज नॉन सिंगुलर मतलब रैंक ऑफ ए बी जो होगा, हमने अभी डिस्कस किया था कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी तो फुल रैंक मैट्रिक्स होती है। रैंक ऑफ ए बी विल बी 3 इसका वो हो गया ना, 3/3 की है, तो मतलब इसका मतलब यही हो गया कि डेट इज, आप कह सकते हो ए बी का जो डिटर्मिनेंट है नॉन जीरो होता है। और ये अभी हमने डिस्कस किया कि कोई मैट्रिक्स ए है जिसका जो कि नॉन सिंगुलर है, ये रिजल्ट मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो रैंक उसकी फुल रैंक हो जाएगी। तो यहाँ फुल रैंक ए बी की क्या है, मतलब साइज जो उसकी हो गई मैट्रिक्स की तो 3 है, तो रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू 3, ये इन्फॉर्मेशन आ गई। अच्छा, यहाँ आप दो चीज और इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कि जैसे आपके पास ये ए जो है, सिंस ए इज 3/4 मैट्रिक्स ना, 3/4 मैट्रिक्स है, तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो, रैंक ऑफ ए जो होगी वो लेस देन आर इक्वल टू मिनिमम ऑफ ऑर्डर होता है ना 3/4, तो यहाँ से रैंक ऑफ ए क्या हो गई बताओ, रैंक ऑफ ए विल बी, ये 3 और 4 इसका मिनिमम लेते हैं, ये भी डिस्कस किया ना, तो रैंक ऑफ ए इज लेस देन आर इक्वल टू मिनिमम जो हो गया 3 हो गया, ये हो गया। अच्छा, सिमिलरली फॉर वी, बी इज आपकी क्या है, ये 4/3 मैट्रिक्स है ना, 4/3 मैट्रिक्स, तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, देयरफॉर लगा सकते हो, देयरफॉर रैंक ऑफ बी इज लेस देन मिनिमम ऑफ 4, 3, मतलब कॉलम और रो, जितने रोज और कॉलम है उनमें मिनिमम जो है, तो ये आप रैंक ऑफ बी क्या हो गया, मिनिमम क्या है 3 और 4 का 3, मतलब ये इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई, रैंक ए जो होगी या तो 3 होगी या तो इससे छोटी होगी, रैंक बी जो होगी या तो 3 होगी या तो इससे छोटी होगी, ये चीज आ गई। अच्छा, अब देखो इन ऑप्शन का यूज करके हम स्टेटमेंट पी की बात करेंगे। अच्छा नहीं, एक चीज और देख सकते हैं यहाँ से, जो जिसके लिए हम ये बात की है, अब हमें रैंक ऑफ ए बी पता है, रैंक ऑफ ए बी आपको पता है कि 3 है। यहाँ से एक चीज और देख सकते हो कि रैंक ऑफ ए बी, तुमने ये प्रॉपर्टी जो की इसका भी यूज करेंगे, तो इसीलिए प्रॉपर्टीज हम लिख लिए हैं, ये वहाँ दिमाग में रहेगा तो लिखना उतना नहीं है। रैंक ऑफ ए बी जो होता है वो मिनिमम ऑफ ए और बी होता है ना, मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ बी, या फिर यहीं से आप कह सकते हो रैंक ऑफ ए बी इज लेस देन आर इक्वल टू रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए बी इज लेस देन आर इक्वल टू रैंक ऑफ बी। तो यहाँ क्या लिख सकते हो, यहाँ आप लिख सकते हो आल्सो रैंक ऑफ ए बी इज लेस देन आर इक्वल टू रैंक ऑफ ए। एक तो ये वाला कॉम्बिनेशन लेते हैं, यहाँ से देखो कुछ रिजल्ट निकलेगा, ये आ गया है, और यदि यहाँ से हम पा जाए, यदि ये चीज पा जाए रैंक ऑफ ए इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, तो हम कह सकते हैं रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3। इसी तरह हम कहीं इस इंफॉर्मेशन से ये चीज पा जा रहे हैं रैंक ऑफ बी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, देन हम कह सकते हैं कि रैंक ऑफ बी इज इक्वल टू 3, तो इसीलिए हम ये चीज ट्राई कर रहे हैं, क्या ये मिल जाता है। तो देखो रैंक ऑफ ए बी यहाँ से क्या आ गया, रैंक ऑफ ए बी इज लेस देन आर इक्वल टू 3 हो गया। और आपको एक चीज और पता है कि रैंक ऑफ ए बी जो है वो, नहीं ये चीज ना करो, यहाँ से क्या कर सकते हो तुम, देखो गलती किए जा रहे हैं लगातार, ये थोड़ी ना हमें पता है रैंक ऑफ ए 3 है, डायरेक्ट इसको नहीं लिख सकते, यहाँ से तुम ये लिख सकते हो कि रैंक ऑफ ए बी तो तुम्हें पता है 3 है, रैंक ऑफ ए बी इज 3, इट इज फ्रॉम हियर, बट व्हाट अबाउट रैंक ऑफ ए, यहाँ से यूज करो तो इज लेस देन 3, यहाँ से क्या मिल जा रहा है, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3 मिल गया, जो हम ढूंढ रहे थे। ठीक, यहाँ से सेम वही चीज हम यहाँ यूज करेंगे, रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू लेस देन आर इक्वल टू रैंक ऑफ बी, रैंक ऑफ ए बी यहाँ से यूज कर लो 3 है, और इज लेस देन रैंक ऑफ बी, रैंक ऑफ बी यहाँ से यूज कर लो इज लेस देन आर इक्वल टू 3, यहाँ से आपको एक चीज मिल गई, रैंक ऑफ बी इज इक्वल टू 3। समझ में आया, रैंक ऑफ ए भी 3 आ गई, रैंक ऑफ बी भी 3 आ गई। अब देखो, अब ये कह रहे हैं कि स्टेटमेंट पी की बात कर लेते हैं, कह रहे हैं नलिटी ऑफ ए 0,
चलो चेक करते हैं। ठीक, यहाँ से तुम्हारे फॉर स्टेटमेंट बी, स्टेटमेंट बी कैन नलिटी ऑफ ए जीरो, यहाँ तुम्हारे पास पता है ना, लिख लेते हैं एक बार, एक ही आर्डर फिर से लिख लेते हैं कि इन्फॉर्मेशन कितनी बार मैं लिख रहा हूँ। ए का आर्डर जो है, अब यहाँ कोई ऑप्शन बना सकते थे, रैंक क्या है, नलिटी ए की क्या है, बी की क्या है, तो ये कह रहे हैं नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। तो आप ये लास्ट में जो हमने रैंक नलिटी थ्योरम किया, तो उससे कह सकते हो रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ, नंबर ऑफ के लिए ये चीज यूज कर देते हैं जनरली, कॉलम्स इन ए। तो यहाँ रैंक ऑफ ए तो आपको पता है क्या है, 3 प्लस नलिटी ऑफ ए आपको फाइंड करना है, नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, कोई भी मैट्रिक्स है 3/4, 3 रोज 4 कॉलम्स इज इक्वल टू 4, देन व्हाट इज नलिटी, नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1। उन्होंने तो कहा भाई सब 0 होना चाहिए, इज नॉट इक्वल टू 0 ना, सो नलिटी ऑफ ए इज 1, hence P is false, स्टेटमेंट P जो आपका हो गया वो फॉल्स हो गया। इतना लिखना नहीं है, हम बढ़िया बढ़िया लिख के आपको बताते रहते हैं MSc की, जैसे आप एग्जाम देने जा रहे हो। अब स्टेटमेंट P तो ये हो गया फॉल्स हो गया, तो जिसमें जिसमें ये P और Q ट्रू नहीं हो सकते, ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया, P इज ट्रू ये भी गलत हो गया, C और D की पॉसिबिलिटी है। तो Q को चेक करते हैं क्या बी ए नॉन सिंगुलर है, तो स्टेटमेंट Q की बात कर लेते हैं, फॉर स्टेटमेंट Q, फॉर स्टेटमेंट क्यों, चलो इसको भी देख लेते हैं। इसको कैसे देखोगे, ये आपके पास बी जो है 4/3 मैट्रिक्स है, बी ए की बात करनी है, बी जो है 4/3 मैट्रिक्स है, ए जो है 3/4 मैट्रिक्स है ना, तो बी ए कॉन्फॉर्मेबल है, तो देयरफॉर बी ए ये जो प्रोडक्ट है ये एग्जिस्ट करेगा। तो बी ए जो तुम्हारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताओ, 4/4 मैट्रिक्स होगी ना, देयरफॉर बी ए इज 4/4 मैट्रिक्स। अच्छा 4/4 मैट्रिक्स हो गई, तो अब प्रॉपर्टी यूज करो, इसकी रैंक आपको देखनी है, मतलब चेक करना है कि नॉन सिंगुलर है कि नहीं, तो रैंक ऑफ बी ए जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ बी कमा रैंक ऑफ ए। अब इसमें देखो मिनिमम किसके आता है, ये मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ बी क्या हो गया, रैंक ऑफ बी जो है आपका 3 है और रैंक ऑफ ए भी 3 है, तो ये रैंक ऑफ बी ए जो आपका आ गया, रैंक ऑफ बी ए इज लेस देन और इक्वल टू 3 हो गया, ये चीज आपके पास आई। और लेकिन यहाँ एक चीज देखो, रैंक ऑफ बी ए आपकी 3 आ रही है, लेकिन जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का आर्डर क्या है, मैट्रिक्स का आर्डर है, बी ए का आर्डर जो है, आर्डर जो इस मैट्रिक्स का है वो 4 है। और हमने डिस्कस किया ना ये वाली प्रॉपर्टी कि यदि एन साइज की कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और रैंक आपकी एन से छोटी आ रही है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी, तो इज क्लियरली लेस देन 4 इम्प्लाइज बी ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, बी ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, लेकिन ये तो कह रहे थे कि नॉन सिंगुलर होना चाहिए। तो एक बढ़िया एग्जांपल मिल गया कि ए और बी ऐसी मैट्रिक्सेज हैं जिनका ए बी जो है नॉन सिंगुलर है, तो बी ए हमारा नॉन सिंगुलर होना जरूरी नहीं है, तो बी ए सिंगुलर मैट्रिक्स, सो क्यू इज आल्सो फॉल्स, ये भी फॉल्स हो गया, तो आपका आंसर क्या हो गया, बोथ पी एंड क्यू आर फॉल्स, ये आपका आंसर सही हो जाएगा, बोथ पी एंड क्यू आर फॉल्स, ये भी गलत, तो आंसर आपका डी। समझ में आया ना, क्यों बोलो एक लोग समझ में आया हो तो, हाँ या फिर कहीं दिक्कत हो तो बताते हैं। समझ में आ गया आई थिंक। तो ये लीनियर अलजेब्रा का हम अप्रोच रखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग लीनियर अलजेब्रा आती है, पढ़ोगे तो आप ये लीनियर अलजेब्रा इस टाइप का सबसे अच्छी बात है कि CSIR नेट में भी आता है, तो दोनों यदि आप करोगे तो अल्टीमेटली आपका दोनों जगह फायदा होगा। ठीक, तो लीनियर अलजेब्रा तो आपको करके ही जाना है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपका 1 मार्क का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 ही है ना, तो 1 मार्क का ही क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन, इट इज given that R be the row reduced echelon form of a 4/4 real matrix A, एक मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज रियल है A, 4/4 मैट्रिक्स है, लेट द थर्ड कॉलम ऑफ R, R कह रहा है रो रिड्यूस्ड echelon फॉर्म है, और इन्होंने दे भी दिया है कि जो थर्ड कॉलम होगा, ऐसे देखो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं, दिल्ली का मुझे इंटरव्यू याद है, वैसे ही क्वेश्चन बना के दिए थे कि x इज इक्वल टू समथिंग, वो इक्वेशन दे के रखे थे और कहें कि ए मैट्रिक्स का 5/5 मैट्रिक्स थे आई थिंक, उन्होंने बताया कि फोर्थ वो
रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में फोर्थ रो इस तरह है, और काफी हिंट कर रहे थे ऐसे ऐसे आंसर को, फाइनली मैंने आंसर किया था। तो इस तरह से वो क्वेश्चन बना के आपको दे देते हैं, बताते हैं। तो यहाँ भी ये कह रहे हैं कि जो ए का रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म है उसका चौथा जो तीसरा जो कॉलम है उसकी एंट्रीज ये हैं 0100। तो एक तो हिंट मिल गया। मतलब इसके अलावा आप कुछ ऐसा ऑप्शन चूज कर सकते हैं जैसे डिस्कार्ड या प्रूव करना हो। तो आप एक तो इन्फॉर्मेशन है कि आपके पास जो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म है उसके थर्ड कॉलम में ये एलिमेंट है 0100। इट इज योर थर्ड कॉलम ऑफ रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म ऑफ ए विच इज आर। ओके, तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट पी है, स्टेटमेंट क्यू है। इफ अल्फा बीटा गामा 0 दिस कॉलम वेक्टर इज सॉल्यूशन ऑफ ax इज इक्वल टू 0 देन गामा इज इक्वल टू 0। मतलब ये x जो है वो अल्फा बीटा गामा 0 ये कॉलम वेक्टर है। तो ax इज इक्वल टू 0 आप जब कंसीडर करते हो तो गामा हमेशा 0 होगा, ये बात है। तो एक ऐसा एक काउंटर एग्जाम्पल ढूंढ ले जहाँ ना 0 हो, तो हम बोल देंगे कि नहीं भाई साहब बात तो गलत है आपकी। स्टेटमेंट क्यों है, फॉर ऑल बिलोंगिंग टू कोई कॉलम वेक्टर आप R4 से ले रहे हो, रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आर बी, वेयर आर इज द रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म ऑफ 4x4 रियल मैट्रिक्स ए। ठीक, देन फिर से वही ऑप्शंस पी और क्यू ट्रू है, पी फॉल्स क्यू ट्रू, क्यू फॉल्स पी फॉल्स क्यू ट्रू, क्यू फॉल्स पी ट्रू, पी और क्यू दोनों फॉल्स। ठीक, तो इसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। क्वेश्चन एक बार और देख लो। आर रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म है 4x4 रियल मैट्रिक्स ए का थर्ड कॉलम जो आर का है वो 0100 है। दो स्टेटमेंट है कि अल्फा अल्फा बीटा गामा 0 इज सॉल्यूशन ऑफ x इज इक्वल टू 0 देन गामा इज ऑलवेज 0। और फॉर ऑल बी बिलोंगिंग टू R4 मतलब एक कॉलम वेक्टर ले रहे हो तो रैंक ऑफ ए बी जो होगा रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आर बी। ठीक है, देखते हैं। बस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म क्या होता है, यही से आप क्वेश्चन कर लोगे। थोड़ा ये डार्क नहीं है, ध्यान से पढ़ना, छोटा छोटा दिख रहा होगा, रुको जूम कर देते हैं, इसको हम छोटा कर लेंगे। तो रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म क्या होता है, रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी इन रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म व्हेन ऑल इट्स नॉन जीरो रोज हैव अ पाइवट। व्हेन ऑल इट्स नॉन जीरो रोज हैव अ पाइवट, पाइवट का मतलब ये होता है कि अ नॉन जीरो एंट्री such that all the entries to its left and below it are equal to 0। जनरली मैट्रिक्स कुछ ये फॉर्म की होगी, मान लो ये मैट्रिक्स है 2 3 4 1 0 2 1 3 2 सॉरी ये कुछ इस तरह की मैट्रिक्स होगी 0 0 -1 2 0 0 0 0 इस टाइप की मैट्रिक्स होगी। कि मतलब ये जो पाइवट एलिमेंट्स हैं ये नॉन जीरो हैं और इनके नीचे के सारे एलिमेंट जीरो हैं, और पाइवट के लेफ्ट साइड के सारे जीरो हैं और इसके नीचे के सारे जीरो हैं। यहाँ यदि मान लो कोई नॉन जीरो हो तो भी सही है, अदरवाइज नहीं है। तो इसको बोलते हैं रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म। ऐसी मैट्रिक्स आपकी होनी चाहिए। ठीक, तो वही चीज़ यहाँ भाषा लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा गया है। तो वही कहा जा रहा है कि आपका डेफिनेशन क्या हो गया यदि आप डिफाइन करना चाहोगे। तो a matrix A is said to be in row reduced echelon form when all its non-zero rows, जो भी जीरो नॉन जीरो हैं, रोज हैव अ पाइवट। एक तो सबके पास पाइवट हो जो नॉन जीरो रोज हो, ये लास्ट वाली जीरो थी इसलिए हमने उसको नहीं कंसीडर किया। दैट इज अ नॉन जीरो एंट्री सच दैट ऑल द एंट्रीज टू इट्स लेफ्ट एंड बिलो इट आर इक्वल टू 0। ओके, वी हैव सम रिजल्ट्स, लेट्स सी। if A and B are m by n matrices over the field F, we say that B मेरे is को एक डाउट है। हाँ हाँ बोलो। हाँ, ये जो हम लोग का रो रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म है वो जो हम्म हम लोग का पाइवट एलिमेंट है ना उसके तो उसको छोड़ के उसके कॉलम में सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए ना, सिर्फ हम्म। उसके नीचे नहीं उसके ना ऊपर ना भी ना ना। ना ना ना, केवल नीचे होना चाहिए ही कंफ्यूजन सब लोग करते हैं। वो तो फिर आप उसको डायगोनलाइज कर दे रहे हो मैट्रिक्स को, वो चीज नहीं। जैसे आप लेकिन बुक आपका में तो कंफ्यू शायद ये हाँ डेफिनेशन ये लिखा कई होता जगह है। मिल जाता है। नहीं नहीं, ये डेफिनेशन नहीं होता जो मैंने लिखा है, यही प्रॉपर डेफिनेशन होता है। यही कंफ्यूज करते हैं लोग। मतलब आपके हिसाब से कुछ ऐसा होना चाहिए, मान लो ये आपने हमने सब जीरो ले लिया, ये अगली नॉन जीरो एंट्री यहाँ आनी चाहिए। मान लो ये टू ये भी जीरो, तो मतलब आपके हिसाब से तो फिर पाइवट में ये चीज मिलना चाहिए इस टाइप का, मतलब सारे बस डायगोनलाइज हो हाँ। जाए। तो ऐसा थोड़ी ना होता है, मतलब आपके हिसाब से कुछ पर ऐसा बुक मिलना में तो चाहिए। ऐसा ही लिखा नहीं रहता है नहीं, हमें हर बुक में जगह। ऐसा नहीं लिखा होता। अच्छी बुक पढ़िए, कौन सी बुक आप पढ़ रही हो। मैंने ये नहीं पढ़ा लिखा। था हॉफमैन कुंज। हाफमन कुंज ऐसा तो नहीं लिखा है, मेरे सामने किताब है, लाओ देख लेते हैं। वो रिड्यूस्ड ऐसा ही तो लिखा था, मतलब हमने तो ऐसे ही समझा था उसको।
देखो ये मिल गया मुझे रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म। देख लेते हैं ये क्या लिखते हैं। इन्होंने डेफिनेशन किया है, कोई m by n मैट्रिक्स R इज कॉल्ड अ रो रिड्यूस्ड एक्लन मैट्रिक्स इफ R इज रो रिड्यूस्ड। पहली बात तो इन्होंने लिखा है R इज रो रिड्यूस्ड, और दूसरी बात किया है कहा है एवरी रो ऑफ R विच हैज ऑल इट्स एंट्रीज जीरो occurs below every row which has a non zero entry। ठीक है, ये देखो लिखा है, आप डेफिनेशन मिस कर रही होंगी। हाँ आप मनकुंजे ही मैं देख रहा हूँ। एवरी रो ऑफ R which has all its entries zero of R which has all its entries zero occurs below every row which has a non zero entry। मतलब यदि सारी एंट्रीज जीरो हो जा रही है ना किसी रो में, तो इस रो को आप पटक के उठा के पटक दीजिए एकदम नीचे, मैट्रिक्स के नीचे लेते आइए। फिर अगला ये कह रहे हैं इफ रोज 1 to R आर दी नॉन जीरो रोज ऑफ आर। ये जैसे 1 2 1 2 3 रोज जो हैं ये नॉन जीरो रोज ऑफ आर हैं। एंड इफ द लीडिंग नॉन जीरो एंट्री ऑफ रो आई ऑकर्स इन कॉलम के आई, मान लो ये कॉलम के आई में आपका तो सेकंड कॉलम में ये ऑकर कर रही है, ऑकर्स इन कॉलम के आई आई इक्वल टू 1 to R, देन K1 इज लेस देन K2 इज लेस देन KR। ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ऊपर नीचे के टर्म्स आपके जीरो होने चाहिए। ठीक, डेफिनेशन देखना है, पेज नंबर 12 पे है। हाफ मान हाँ वो तो पता है। हाफमान कुंजे के पेज नंबर 11 पे डेफिनेशन लास्ट में शुरू हुई है, एक लाइन वहां लिखे हैं, फिर पेज नंबर 12 पे, पेज नंबर 11 12, तो ये डेफिनेशन होती है। देखो हम कोशिश यही करते हैं कि चीजें आपको एकदम परफेक्ट मिले, कहीं गलती हो सकती है बट ये तो चीज फिर बहुत शायद मैंने इसको गलत इंटरप्रेट किया शुरू से जब से मैं पढ़ रही हूँ। हाँ हाँ, तो यही यही एक्चुअली तुमने नहीं इंटरप्रेट किया है, बहुत लोग गलत इंटरप्रेट करते हैं। और एक चीज और होता है, एक चीज होती है रो एकलन फॉर्म, ठीक ना, वो अच्छा तुमने हाँ डिस्कस कर दिया। और एक होता है रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म, इन दोनों हाँ में भी डिफरेंस होता है। अब ये देखना रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म और रो एक्लन फॉर्म में क्या डिफरेंस होता है, तो ये भी चीज आप देख के आना, ठीक ना। ये दो चीजें होती हैं, तो इसमें भी दिक्कत मतलब ये डिफरेंस होता है, तो इसको आप देखना क्या चीज होता है। ओके, तो ये हम डिस्कस कर रहे थे, इसको इरेज करते हैं। ठीक, अच्छा डाउट्स क्लियर कर लेने चाहिए कहीं भी, किसी से सीनियर जूनियर दोस्त यार रिश्तेदार जो भी मिल जाए डाउट क्लियर करो प्रोफेसर्स। ठीक, रिश्तेदार यदि आपके मैथमेटिशियंस हैं देन यू आर वेरी लकी, आई डोंट हैव एनी। एनीवेज, तो ये हम बात कर रहे हैं ए बी आर एम बाई एन मैट्रिक्स ओवर द फील्ड एफ, वी से दैट बी इज रो इक्विवेलेंट टू ए if b can be obtained from a finite sequence of elementary row operation। जैसे मान लो भाई, इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो ये a आपकी मैट्रिक्स हो गई 1 2 3, और ये आपकी हो गई मान लो, अरे मत एग्जांपल लो, समझ रहे होगे, समझ में आ रहा है ना क्या लिखा हूँ, कि यदि आपकी कोई एक मैट्रिक्स ए है, ठीक, इससे आप मैट्रिक्स बी में जा रहे हो, और बी में जाने के लिए आप सारे जो ऑपरेशन लगा रहे हो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा रहे हो, मतलब कुछ इस तरह का लगा ले रहे हो, R1 प्लस R2 माइनस R2 कुछ करके, या R2 इज रिप्लेस्ड बाई R1 इस तरह का, या R1 इज 1/3 R2 कुछ ऐसा, R1/3 R1 कर दे रहे हो, कुछ ऐसे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा के ए से आप मैट्रिक्स बी बना ले रहे हो, तो इसको कहोगे कि ए और बी दोनों हैं इक्विवेलेंट हैं, तो ये बात हो जाएगी। तो समझ रहे हो आप लोग, तो ए इज इक्विवेलेंट टू बी और रो इक्विवेलेंट टू बी और बी इज रो इक्विवेलेंट टू ए। तो ये हमने बात की है कि ए बी आर एम बाई एन मैट्रिक्स ओवर द सेम फील्ड एफ, we say that B is row equivalent to A if B can be obtained from a finite sequence of elementary row operation। finite sequence, infinite ना करते रहो, जीवन भर करते रह जाओ, ऐसे हम कहाँ सीक्वेंस मिलेगा, इनफाइनाइट मैट्रिक्स भी लेना पड़ेगा। ठीक, लीनियर अलजेब्रा से फिर हम फंक्शनल एनालिसिस में मूव कर जाएंगे। एनीवेज, आगे देखते हैं। एवरी m by n मैट्रिक्स ओवर द फील्ड f इज रो इक्विवेलेंट टू अ रो रिड्यूस्ड मैट्रिक्स। ये भी बात है, कोई भी m by n मैट्रिक्स किसी फील्ड से उठा लो तो वो रो इक्विवेलेंट होगी रो रिड्यूस्ड मैट्रिक्स के, मतलब जो उसका रो रिड्यूस्ड मैट्रिक्स आप बना रहे हो उसकी इक्विवेलेंट होगी, क्योंकि वो फाइनाइटली मेनी रो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से फाइंड की जा रही है। इफ एंड बी आर रो इक्विवेलेंट m by n matrices, the homogeneous system of linear equation ax is equal to 0 and bx is equal to 0 have exactly the same solutions। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। यदि ए और बी रो इक्विवेलेंट मैट्रिसेस हैं, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन Ax इज इक्वल टू 0 के पास जो सॉल्यूशन होगा वही Bx इज इक्वल टू 0 के पास सॉल्यूशन होगा। इसी का प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे, क्योंकि R जो है रो इक्विवेलेंट है, तो Ax इज इक्वल टू 0 की जगह हम Rx इज इक्वल टू 0 के सॉल्यूशन ढूंढने में इंटरेस्टेड हो जाएंगे। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन की बात करते हैं। ठीक, चलो
ये हमारे पास क्वेश्चन था, थोड़ा सा इसको जूम कर सकते हैं। एनीवेज, तो हम भाई साहब थे यहाँ, हमारा क्वेश्चन है और हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। जब तक क्वेश्चन हम देखते हैं तब तक हम सॉल्यूशन भूल जाते हैं। एनीवेज, कह रहे हैं ये हमारे पास एक तो ए मैट्रिक्स दी हुई है, इंफॉर्मेशन जो है वो लिख लेते हैं। ए का जो आर्डर है 4x4 मैट्रिक्स विथ रियल एंट्रीज ना, ये चीज दिया हुआ है गिवन। नेक्स्ट चीज क्या कहे हैं, आर जो हो गया वो रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म है ऑफ मैट्रिक्स ए, ऑफ ए फॉर्म रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म ऑफ ए, ऑफ मैट्रिक्स ए, ये चीज दिया हुआ है। अच्छा, इन विच थर्ड कॉलम इज व्हाट, ये बात भी कहें, थर्ड कॉलम इज 0 1 0 0, ये चीज आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है। ठीक, तो और ये कह रहे हैं कि अल्फा बीटा गामा 0 ये सॉल्यूशन है। तो चलो हम कंसीडर कर ले रहे हैं ना, लेट आर हम ले लेते हैं, कुछ ऐसा मैट्रिक्स लो, कुछ भी ले सकते हो, बस ये आपका थर्ड कॉलम को फिक्स कर दो तुम 0 1 0 0। तो सहूलियत यही होती है कि छोटी छोटी मैट्रिक्स हम उठा लें, ये 1 1 0 0 कर लो इसको। नेक्स्ट में आपको रो रिड्यूस्ड फॉर्म रखना है, 0 1 ले लो, 1 ही रखो, इजी हो जाएगा काम। इसमें भी रो रिड्यूस्ड रखना है तो चाहो तो इसको 0 ले सकते हो, रो रिड्यूस्ड तो अब भी है, सबसे सिंपल बात ये है, या फिर यहाँ 1 भी ले सकते हो, कुछ भी नॉन 0 ले सकते हो। तो चलो हमने फोर्थ कॉलम जो है वो पूरा पूरा 0 चूज कर लिया, या फिर यहाँ 1 ले सकते हो। चलो सहूलियत के लिए मान लो भाई साहब 0 अच्छा नहीं लग रहा है, हम 1 ले लिए, कोई भी ले सकते थे आप, बशर्ते ये थर्ड वाला आपको फिक्स करना था। ये थर्ड वाला जो है यही आपको फिक्स रखना है। एक सेकंड रुको। हेलो, हाँ ओके। तो ये हम थर्ड कॉलम को ही हमें फिक्स रखना है, बाकी हम तीनों कॉलम को कुछ भी ले सकते हैं। 4x4 की मैट्रिक्स ही होगी। तो थर्ड वाला जो हमारा है ये तो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 0 1 0 0। ओके, ये मैट्रिक्स हम कंसीडर कर लेते हैं। चलो अब आगे देखते हैं स्टेटमेंट की पी, फॉर स्टेटमेंट पी कह रहे हैं कि अल्फा बीटा गामा 0 जो है इज सॉल्यूशन ऑफ ax इज इक्वल टू 0, ये इंफॉर्मेशन है गिवन। तो आपको चेक करना है कि गामा इज इक्वल टू 0 हो रहा है क्या, तो आर आप ये ले रहे हो। तो अच्छा, ये अभी लास्ट वाला जो हमने रिजल्ट डिस्कस किया कि ये जो रो रिड्यूस्ड फॉर्म है, यहाँ ए जो है ए इज इक्विवेलेंट टू आर नहीं होगा, क्योंकि रो रिड्यूस्ड फॉर्म है। ये कैसे फाइंड किया जा रहा है, रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म है, फाइनाइटली मेनी रो रिड्यूस्ड एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाए जा रहे हैं, तब आर मिल रहा है, तो ए इज रो इक्विवेलेंट टू आर हो जाएगा। तो ax इज इक्वल टू 0 का जो सॉल्यूशन होगा वही rx इज इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन होगा। ठीक, तो ये बात है। तो यहाँ ये चीज जो है, तो ये सीधे चीज आप लिख सकते हो, सॉल्यूशन ऑफ rx इज इक्वल टू 0, अल्फा बीटा गामा 0 जो होगा और rx इज इक्वल टू 0 का भी सॉल्यूशन होगा। मतलब ये आपका जो r आप लेके चल रहे थे, देयरफॉर ये चीज यहाँ लिख सकते हो, r क्यों लिख रहा है, rx इज इक्वल टू 0 पूरा लिख दो। तो ये आप आर क्या था आपके पास, 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0, बढ़िया बढ़िया मैट्रिक्स बना हुआ है इसे। और ये अल्फा बीटा गामा 0, अल्फा बीटा गामा 0, और ये आपका इस साइड 0 मैट्रिक्स है ना, इसका भी सॉल्यूशन वही होगा, दोनों के सॉल्यूशन सेम होंगे। अच्छा, अब यहाँ से पहले से तो क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, नॉट इंटरेस्टेड, हमारा काम नहीं है। सेकेंड रो से कंपेयर कराओ तो क्या आ गया, बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0, ये हमारे काम का नहीं है, इसको हटाओ। यहाँ से अब चीज क्या आ रही, बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0, यहाँ से क्या आ रहा है भाई साहब, बीटा इज इक्वल टू माइनस गामा। तो क्या ये जरूरी है गामा इज इक्वल टू 0, ये इम्प्लाई कर रहा है ना गामा इज नॉट इक्वल टू 0, हमेशा 0 तो होगा नहीं, बीटा इज इक्वल टू माइनस गामा जरूरी थोड़ी ना है। ऐसा कुछ आ गया होता कि गामा 2 टाइम्स गामा इज इक्वल टू 0 या कुछ,
गामा इज इक्वल टू 0, तब तो हम कह सकते हैं। लेकिन यहाँ से ये जरूरी नहीं कि गामा 0 हो। मान लो बीटा 3 हो जाए तो गामा तो -3 हो जाएगा। तो ऐसे आप कह सकते हो कि ये आपका गामा नॉट इक्वल टू 0। तो आपका स्टेटमेंट जो है P जो है वो फॉल्स हो गया। तो आपका स्टेटमेंट P इज स्टेटमेंट P इज फॉल्स। इट इज योर फॉल्स स्टेटमेंट ना। अब स्टेटमेंट क्यू की बात करते हैं। क्या है कि फॉर ऑल बी बिलोंगिंग टू R4 रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आर बी। ठीक है, अब हमें एक वेक्टर बी ले लेना है। तो चलो फॉर स्टेटमेंट क्यू की बात करते हैं। फॉर क्यू, अब देखो कोई भी आप वो ले सकते हो, काउंटर एग्जांपल यदि चेक करना कोई भी ले सकते हो। तो चलो हम ए मैट्रिक्स भी लेना पड़ेगा ना। वी चूज ए कोई मैट्रिक्स ले लो, सबसे सहूलियत रहेगी यदि आप कुछ ऐसा मैट्रिक्स लेते हो। मान लो कुछ भी ले सकते हो, आपके दिमाग में कोई मैट्रिक्स है, बताओ तुम लोग ही बताओ। 1 1 ही रखना, आइडेंटिटी टाइप की मैट्रिक्स लेनी चाहिए जनरली। तो कुछ इस तरह की मैट्रिक्स ले लो, 1 1 0 1 1 1 1 1, ताकि इजीली आप इसको रो रिड्यूस कर पाओ। ऐसी मैट्रिक्स लो। चलो 1 1 1 1 यही ले लिया, कुछ और भी ले सकते थे। तो ये आपने ले लिया, और बी जो है ये ले लो, ये भी 1 1 ले लो, आपका काम आसान हो जाए। ये ले लिए, R4 में हो गया ना। अरे कोई भी m/n वेक्टर स्पेस है तो ये आइसोमॉर्फिक हो जाता है Rn/1 के। ठीक, तो ये चीज़ होती है। तो इसी से हम m/n मैट्रिसेस को इसमें R4 में भी ये ले सकते हैं, कॉलम वेक्टर R4 से ले उठाए। अच्छा, तो अब A ऑगमेंटेड B ले लो, ये चीज़। तो ये आपका हो जाएगा 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1। दिस इज योर 1 1 1 1। ओके, और ये इधर आपका क्या आएगा, इधर भी बी उठा लिया आपने 1 1 1 1। अब इसको आप रो इक्विवेलेंट, इसमें कुछ ऑपरेशंस लगाओगे, इसको रो इक्विवेलेंट बनाना है ना। इसका बेसिकली रैंक आपको फाइंड करना है, तो एकलन फॉर्म में इसको कन्वर्ट करोगे। चलो ये ऑपरेशन लगा दो। हम कह रहे हैं R2 इज रिप्लेस्ड बाय R2 माइनस अप्लाइंग, अप्लाई, आप ये अप्लाई करना, R2 माइनस R1 कर देना, R3 इज रिप्लेस्ड बाय R3 माइनस R1 कर देना, और R4 इज रिप्लेस्ड बाय R4 माइनस R1 कर देना। इसीलिए मैंने लिया 1 1 वाला, कि ताकि इजीली बाकी सब जीरो हो जाए। तो ये 1 1 0 1 और ये 1 हो गया, ये 0 0, और ये क्या हो गया भाई, ये इसको मैंने वो रखा कि ताकि ये 1 बना रहा है। 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 सॉरी 1 0 0। अच्छा, ये चीज हो गया ना, ये आपका आर्गुमेंटेड वाला सेक्शन है। ठीक, अच्छा अब फिर आप ऑपरेशन लगा दो। क्या ऑपरेशन लगाओ, यहाँ आप अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई, ये अप्लाई करो। इसको जीरो करना है ना। R3 और R4 को जीरो कर सकते हो। R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 माइनस R4, नहीं R3 माइनस R2, एंड R4 इज रिप्लेस्ड बाई, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना रहता है, सब एग्जाम में वैसे दिमाग नहीं लगता है, मेरा लग गया था, कोई छोटी मैट्रिक्स कोई ऐसे मैट्रिक्स कंसीडर करके किया था। तो ये हो जाएगा 1 1 0 1 1, और ये आपका आ गया 0 0 1 0 0 0 0, ये आपका 0 हो जाएगा 0 0, और ये हो गया 0 0 0 0 0। ठीक, ये चीज आ गई ना। ये देखो, अब यहाँ से आपने ये कर लिया। अब आप यहाँ से रैंक सीधे सीधे बोल सकते हो, दिस इज इन रो रो एक्लन फॉर्म। ये मैट्रिक्स आपके रो एक्लन फॉर्म में है, दिख रही है सबको। देयरफॉर रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए ऑगमेंटेड बी इज व्हाट, बताओ, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने हैं, 1 2, इसकी रैंक क्या हो जाएगी 2। ये चीज आपके पास आ गई, रैंक ऑफ ए बी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स 2 हो गई। अच्छा, तो अब चेक करना है क्या ये रैंक ऑफ आरबी के इक्वल हो रही है क्या। तो आर आपका क्या था, आर सबको पता था कि आपका आर जो है वो सब याद करके रखे होगे तुम लोग। ये क्या था, 0 1, यही हमने आर लिया था ना, 0 0 1 0, सॉरी ये भी आर वो ले लिया था 0 0, और ये 0 0, ये हमारी आर थी जो हमने पहले कंसिडर किया था। तो चलो रैंक ऑफ आर भी देख लेते हैं क्या आता है।
ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो यहाँ से पहले तो आरबी, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आरबी निकालो। तो ये आरबी क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 एंड व्हाट इज दिस, दिस इज योर बी लेना है। बी तो आपने 1 1 1 कंसीडर किया है, सबको स्पष्ट तौर पे दिख रहा है कि ये चीज ऑलरेडी रो एक्लन फॉर्म में है, हमें कोई काम नहीं करना है इसका, रो एक्लन फॉर्म में है ना। देयरफॉर रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आर बी, दिस इज रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आर बी इज व्हाट, बताओ नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी हो गई, 4। दिख रहा है सबको? हेलो, आर यू देयर? कोई है भी भाई? हाँ ठीक है। तो ये रैंक ऑफ आर, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आर आ गई। तो ये यहाँ से क्या आया हुआ है? ए विवेक म्यूट कर लो क्लियरली। रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी जो कि 2 आई थी इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आर बी। ये चीज तो हमने प्रूव कर ली, एक की 2 आई थी, एक 4 आई थी। सो स्टेटमेंट क्यू इज फॉल्स, स्टेटमेंट क्यू भी हमारा फॉल्स हो गया ना, और स्टेटमेंट पी भी फॉल्स हो गया। कितना बढ़िया एग्जाम में क्वेश्चन आया था, बोथ पी एंड क्यू आर फॉल्स। फिर से आपका ऑप्शन डी सही होगा, दोनों क्वेश्चन में यही ऑप्शन सही हो रहा था। तो बोथ पी एंड क्यू आर फॉल्स, आंसर आपका हो गया डी, आंसर विल बी डी। समझ में आया कि नहीं? स्वाति, विवेक, समझ में आ रहा है? समझ में आया ना? कोई मैट्रिक्स आप चूज कर सकते हो, ये थोड़ी कंफर्टेबिलिटी थी तो इसलिए मैंने 1 1 एंट्रीज वाला मैट्रिक्स चूज किया, अदरवाइज आप कुछ भी ऐसा चूज कर सकते थे, ठीक ना? ऑल राइट, ओके विवेक कंटिन्यू किया जाए। समझ में आ रहा है ना? बहुत शोर हो रहा है तुम्हारे यहाँ, क्या बात है? अच्छा कोई नहीं, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यार, आज हम इस सेक्शन को पूरा करेंगे, यदि एक आध मीटिंग और हमें जनरली वो क्रिएट करनी पड़ जाए तो हम क्रिएट करेंगे। 2-3 क्वेश्चन और रह जाते हैं क्योंकि अक्सर चीजें छूट जाती हैं तो फिर वो दिक्कत हो जाती है। ये क्वेश्चन देखो, इसके लिए बहुत थियरी की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ये भी 1 नंबर का ही क्वेश्चन था। लीनियर अलजेब्रा का इस बार क्वेश्चन काफी अच्छा आया था, थोड़े अच्छे क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिए थे, तो ये भी हम देखते हैं क्वेश्चन। आवाज जा रही है ना प्रॉपर? ट्रेन भी जाती है यार, यहीं बगल से पटरी है, उस ट्रेन एक पैरेलल जा रही है। अभी आवाज जा रही है ना? हेलो हेलो, ओके। टी फ्रॉम R3 to R3 बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दैट, ये जो 1 1 1 कॉलम वेक्टर को है टी, ये टी जो है वो 1 -1 1 कॉलम वेक्टर पे भेज रहा है, और टी स्क्वायर जो है वो 1 1 1 कॉलम वेक्टर को 1 1 1 पे भेज रहा है, और टी स्क्वायर जो 1 1 1 1 1 2 कॉलम वेक्टर को है वो 1 1 1 पे भेज रहा है। अब यहाँ से आप देख के कई चीज इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो रैंक ऑफ टी पूछ रहे हैं, क्या इन्फॉर्मेशन है? यहाँ से एक चीज देख रहा है कि टी स्क्वायर डिफाइंड है, मतलब टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर की 2 अलग अलग पॉइंट पे 1 1 1 पे और 1 1 2, जो कि दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है ना, 1 1 1 और 1 1 2, उस पे सेम इमेज मिल रही है, मतलब टी स्क्वायर डिफाइंड है, और जो टी स्क्वायर मैप है वो 1 1 नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन आपके पास है। तो चलो फिर हम यहीं से बढ़ते हैं आगे, जो भी चीज़ें कलेक्शन मिलता जाएगा। सिंस यहाँ टी जो है R3 से R3 गिवन एज क्या दिया है? पहला तो आपका है टी 1 1 1 जो है, लिख लेते हैं कहाँ जा रहा है, वैसे कोई ज़रूरत नहीं थी, आप आगे भी बढ़ सकते थे। टी 1 1 पे जा रहा है, टी स्क्वायर जो है आपका, टी स्क्वायर ये आपका जो मैपिंग है 1 1 1, ये आपका मैप कर रहा है 1 1 1 पे, एंड ये जो आपका है टी स्क्वायर, ये मैपिंग 1 1 2 जो है ये आपका मैप कर दे रहा है 1 1 1 पे। तो यहाँ से तो कुछ चीजें आपको दिख रही हैं। पहली बात तो ये क्या, टी ऑफ टी जो होगा यही तो टी स्क्वायर है ना, तो टी स्क्वायर जो होगा ये भी R3 से R3 में होगा, वेल डिफाइंड है, तभी तो भाई बात कर रहे हैं ना, वेल डिफाइंड, ये चीज तो दी हुई है, वेल डिफाइंड है। और यहाँ से एक चीज तुमको और दिख रहा है कि ये टी स्क्वायर
जो है ये टू एलाई दो लिनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट के लिए, एलिमेंट्स हैविंग लिनियरली इंडिपेंडेंट ना हो तो भी हैविंग सेम इमेज ना, सेम इमेज है एज 1 1 1। तो क्लियरली यहाँ से एक चीज आपके पास आ जा रही है, टी स्क्वायर इज नॉट 1 1, टी स्क्वायर जो है 1 1 नहीं है। ये मैपिंग आपकी जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ये 1 1 नहीं है। अच्छा, जब 1 1 नहीं होता है तो इसका मतलब क्या है, टी स्क्वायर इज सिंगुलर, क्योंकि नॉन सिंगुलर होने के लिए मतलब बाइजेक्टिव होने के लिए क्या होता है, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो हो तो कहते हैं बाइजेक्टिव है, मतलब नॉन सिंगुलर है, सब इफ एंड ओनली कंडीशन होती है। तो यहाँ तो 1 1 है ही नहीं, तो 1 1 है नहीं, बाइजेक्टिव होगा नहीं तो नॉन सिंगुलर होगा नहीं, तो इसलिए टी स्क्वायर जो हो गया आपका सिंगुलर हो गया। टी स्क्वायर सिंगुलर है, इसका मतलब क्या हो गया, कि जो टी स्क्वायर डिटर्मिनेंट ऑफ टी स्क्वायर होगा वो जीरो होगा। अच्छा, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो तुम लोग, टी स्क्वायर ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर जो होता है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर हो जाता है, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ टी इज इक्वल टू जीरो। ये क्या बोल दिया कि टी स्क्वायर सिंगुलर है, तो टी इज ऑल्सो सिंगुलर, टी इज ऑल्सो सिंगुलर, ये चीज आ जा रही है आपके पास, टी भी सिंगुलर हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, अभी हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया था कि रैंक ऑफ टी जो हो जाएगी वो किससे छोटी हो जाएगी, इज लेस देन आर इक्वल टू, इज लेस देन स्ट्रिक्टली 3, या फिर इसी को बोल सकते हो क्योंकि 3 ही तो है इसका, R3 से R3 में है ना, टी स्क्वायर जो है वो R3 से R3 में है। तो मतलब डायमेंशन हो जाती है कि मतलब जो भी इसकी डायमेंशन हो तो इसकी डायमेंशन क्या हो गई, 3 हो गई। या फिर आप यदि इसको मैट्रिक्स फॉर्म में ले जाएंगे तो कॉलम 3 ही कॉलम होंगे, तो मतलब ये आप ये चीज कह सकते हो, रैंक ऑफ टी जो हो गई इज लेस देन आर इक्वल टू 2। ये इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गया। ठीक, अब ये इन्फॉर्मेशन आ गया कि रैंक ऑफ टी जो है आपकी लेस देन आर इक्वल टू 2, एक तो इन्फॉर्मेशन आ गई, लेकिन यहाँ तो कोई इंटीजर वैल्यू पुट करना है ना, या तो 1 2 3, मतलब 1 या 2 ही होगा, दो ही पॉसिबिलिटी है, 0 1 2। तो 0 तो है नहीं क्योंकि आपका 0 वो मैपिंग है नहीं, तो 1 या 2 में से होगा। अब ये 1 होगा या 2 होगा, यही हमें चेक करना है। तो एक चीज तो ऑब्वियस है कि रैंक ऑफ टी जो होगी लेस देन इक्वल टू 2। अच्छा, तो एक चीज और आप क्या देख सकते हो, देखो अब हम थोड़ा और इन्फॉर्मेशन लेने चाहेंगे, यहाँ से भी एक चीज देखो कि ये जो आपका मैपिंग है, ये भाई साहब एक काम तो एक चीज स्पष्ट तौर पे बता रहा है, थोड़ी सी बेसिक आपको रियल एनालिसिस पता है कि ये तो एक एलिमेंट को मैप कर रहा है ना, 1 - 1 1 पे मैप कर रहा है, मतलब इसका जो रेंज स्पेस होगा इस मैपिंग का उसमें एटलीस्ट वन एलिमेंट तो है, इम्प्लाइज देयरफॉर ये जो है ये इम्प्लाई कर दे रहा है कि रैंक ऑफ टी जो होगा वो भाई साहब ग्रेटर देन 1 होगा। रेंज स्पेस की डायमेंशन होती है, तो इसमें एक एलिमेंट है, मतलब रैंक ऑफ टी जो होगा वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होगा। अब चलो, हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ गई कि रैंक या तो 1 होगी या तो 2 होगी। अब यही पता करना है कि एग्जैक्टली 1 होगी या 2 होगी। ठीक है, देखते हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन हम यूज करते हैं। अच्छा, ये चीज आपके पास है, सिंस आपके पास मैपिंग जो पहली वाली है ये आपके पास है ना, टी 1 1 1 is mapped at what, is mapped at 1 - 1 1। एक चीज देखो, ये हिंट कहाँ से मुझे दिखा, ये देखो कुछ तुम नहीं, ये टी स्क्वायर यदि इस पे एक और टी ऑपरेट करा दो तो देखो T1 1 1 की मैपिंग दी हुई है, तो यहाँ आप चाहो तो एक टी और ऑपरेट करा सकते हो तो आप इस पे पहुंच जाओगे। तो ओके, इसको पे टी ऑपरेट करा दो, मतलब टी फिर से वो ऑपरेट करा दोगे तो ये हो जाएगा T1 1 1, ठीक ना, सब डिफाइंड है इसलिए हम ये कर ले रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, T1 - 1 और 1। अच्छा, तो ये आपको यहाँ से एक चीज पता है, इसको राइट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड में लिख लो, 1 - 1 1। अच्छा, इसकी मैपिंग आपको पता है, टी स्क्वायर 1 1 1 कहाँ पे मैप हो रहा है, टी स्क्वायर 1 1 1 इस पे मैप हो जा रहा है, ये देखो ये चीज आपके पास आ गई। अब तो आपके पास तीन तीन इन्फॉर्मेशन है भाई, एक ये है, एक ये है, एक ये है, और संजोग से ये जो 1 1 1 है, ये जो तीनों वेक्टर्स हैं 1 1 1 1 1 2 और 1 - 1 1, ये एलाई हैं और तीनों एक ही जगह पे मैप हो रहे हैं ना।
एलाई हैं और तीनों एक ही जगह पे मैप हो रहे हैं, तो यहाँ से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो। तो यहाँ से नहीं, एलाई नहीं है, कुछ कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? ओके, नहीं ठीक है यार, कुछ गड़बड़ हुआ है। आई थिंक -1 भी कहीं मैप हो रहा था। लेट मी सी समथिंग। ये जो है 111 पे मैप हो रहा है, 111 पे मैप हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ये जो हमारे पास था t² 1 - 1 1, ये चीज़ जो थी, ये जो हमारा t1 - 1 1, अब देखो गड़बड़ हो गया। क्या था यहाँ, यहाँ से आप ये इस पे पहुँच गए। अभी आगे हमें थोड़ा सा और कैलकुलेशन करना पड़ेगा। t² का थोड़ी ना हमने निकाला है, तो ठीक है रुको, यही है, 2 बार ऑपरेशन यूज़ करना पड़ेगा। ये t² के लिए हम बात करेंगे ना, तो t² फिर से ऑपरेट कर दो, तो ये जो चीज़ आ गई 1 - 1 1, ये आपका किस पे जाएगा? ये आपका जाएगा t, इसको देखो कहाँ ये भेजता है, 1 1 1 4। अब थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो ये आप देखो t1 1 1 को कहाँ मैप करा रहा है? तो ये तो, अरे यार क्या ये कर रहा हूँ मैं, बार बार वही चीज़ क्यों रिपीट कर रहा हूँ? t1 1 1, अच्छा t1 1 1 को कहाँ मैप कर रहा है? t1 1 1 को 1 - 1 1 पे मैप कर रहा है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या आ गया, समझ में आ रहा है? ये थोड़ा सा एक बार और देख लेंगे तब क्लियर हो जाएगा। ये जो है आपका, ये t1 1 1 को आपने ऊपर देखा कि इन्होंने मैप किया है 1 - 1 1 पे। ठीक है, एक बार और देखते हैं ये चीज़ क्या मैंने किया है। देखो ये चीज़ तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, t जो है 1 1 1 को 1 - 1 1 पे मैप कर रहा है। t जो है 1 1 1 को 1 - 1 1 पे मैप कर रहा है। अच्छा, तो इस पे आप t² आप t और एक ऑपरेट कर सकते हो, तो ये जो t² 1 1 1 है, ये t1 - 1 इधर आ जाएगा। तो ठीक है, ये t² 1 1 1 जो है ये किस पे भेज रहा है? t² 1 1 1 जो है वो 1 1 1 पे भेज रहा है। ठीक, तो ये t² 1 1 1 पे भेज रहा है, और ये t आपका t1 - 1 1 है। अच्छा, इसमें फिर से आप t ऑपरेट करो, क्योंकि हमें t² के लिए 3 इंडिपेंडेंट वेक्टर चाहिए ना, तो एक दो तो है, एक और मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो ये t² के लिए हमने फिर इस पे t ऑपरेट किया, तो 1 - 1, ये चीज 1 - 1 1 की इमेज जो हो गई वो t1 1 1, और आपके t1 1 पता है ये कहाँ जा रही है, 1 - 1। तो हमारे पास 3 इंडिपेंडेंट वेक्टर्स आ गए हैं। एक ये देखो 1 - 1 1 जो है इंडिपेंडेंट है विथ रिस्पेक्ट टू दिस टू वेक्टर्स t1 1 1 और 1 1 2 से। ठीक, और ये हमारे पास 3 इंडिपेंडेंट, मतलब ये t² के करस्पॉन्डिंग आ गए। तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हो हियर व्हाट, ये जो आपके 3 वेक्टर्स आए हैं कौन कौन से, ये पहला जो है आपका 1 1 1 t² की इमेज जिन पे आ रही है, ये 1 - 1 1, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है भाई साहब ये तो। 1 1, नेक्स्ट क्या था कुछ, तो ये 1 1 2 ये इधर वाला है, ये जो हमने यहाँ से उठाया है 1 1 2। ठीक, तो ये तीनों जो हैं इज एलाई, दिस सेट इज एलाई। ठीक ना, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। ओके, टी जो है R3 से R3 में मैपिंग है ना, R3 से R3 में t² जो है R3 से R3 में मैपिंग है, तो रेंज ऑफ t², देयरफॉर रेंज ऑफ t², ये जो आपका हो जाएगा रेंज स्पेस जो हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, इसी से तो स्पैन होगा t² एट, ये जो li वेक्टर्स हैं यही तो स्पैन कर देंगे t² एट 1 1 1 2, और ये नेक्स्ट हो जाएगा t², यही जो 3 li वेक्टर्स हैं 1 1 1, और ये तीसरा ले लो यदि t² 1 - 1 1, इन्हीं से स्पैन होगा। ध्यान से देखना, ये सब थोड़ी सी हायर लेवल की चीजें आ रही, बहुत हल्का सा। तो अच्छा, ये t² इन तीनों की मैपिंग देख लो, ये कहाँ कहाँ मैप कर रहे हैं। 1 1 2 जो है वो मैप हो रहा है 1 1 1 पे, सब ऊपर है, मैप हो रहा है। t² 1 1 1 जो है ये भी 1 1 1 पे मैप कर रहा है, इसी से हमने देख के बोल दिया था, ये डेफिनेशन में दिया हुआ है, और ये हमने इंफॉर्मेशन निकाली कि ये जो है 1 - 1 1 पे मैप हो रहा है। अच्छा, ये देखो इसमें दोनों तो सेम है, तो इसको ये भी लिख सकते हो कि ये स्पैन करेगा किससे, 1 1 1 और ये 1 - 1 1 से।
ठीक, इससे स्पेन कर रहा है। अब आपको क्लियरली पता है, देयरफॉर यू कैन से रैंक ऑफ टी स्क्वायर इज व्हाट, इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ, यही होता जाता है ना रेंज स्पेस जो होती है, रेंज ऑफ टी स्क्वायर, रेंज स्क्वायर। तो 2 से स्पैन हो रहा है तो डायमेंशन क्या हो गई, 2। तो यहाँ से आपको रैंक ऑफ टी स्क्वायर की डायमेंशन है, आपको तो रैंक ऑफ, आपको तो टी की फाइंड करनी है। अच्छा, तो अब क्या करोगे, सिंस आपके पास ये रिजल्ट है ना, रैंक ऑफ टी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, मैट्रिक्स वाला जो था, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, रैंक ऑफ टी टी लिख सकते हो। तो ये क्या हो गया, इज लेस देन रैंक ऑफ, सॉरी, रैंक ऑफ टी टी। तो इज लेस देन क्या हो जाएगा, मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ टी, यहाँ से बस कर दे रहे हैं, इज लेस देन आर इक्वल टू रैंक ऑफ टी कर सकते हो। तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या आ गया, मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ टी क्या आएगी आपके पास, रैंक ऑफ टी आपने 2 चीजें निकाली, एक जगह 1 निकाला, एक जगह 2 निकाला, नहीं नहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है। अरे यार, ये सब क्यों लिख रहा हूँ मैं। तो यहाँ से ये चीज आ गई आपके पास कि इम्प्लाइज रैंक ऑफ टी स्क्वायर, तो आपने तो ये हम डिस्कस कर रहे थे, पूरा डिस्कस किए थे कि नहीं। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन क्या था, समझ में आ जाएगा। ठीक, ये हमारे पास क्वेश्चन था, आवाज जा रही है ना प्रॉपर, हेलो विवेक। हाँ हाँ हाँ, तो ये हमारे पास क्वेश्चन था, R3 से R3 एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें 1 1 1 कॉलम वेक्टर को 1 -1 1 पे मैप करा रहे हैं, और ये जो टी स्क्वायर भी वेल डिफाइंड होगा, तो ये 1 1 1 कॉलम वेक्टर को 1 1 1 पे मैप करा रहा है, और टी स्क्वायर जो है ये 1 1 2 कॉलम वेक्टर को 1 1 1 पे। तो यहाँ एक चीज तो देखो, टी स्क्वायर जो 2 अलग अलग वेक्टर्स को एक ही जगह मैप करा दे रहा है, एक ही वेक्टर को 1 1 1 पे वेक्टर करा रहा है, मैप करा दे रहा है। तो इसका मतलब जो टी स्क्वायर जो है वो 1 1 तो नहीं है, क्योंकि टी ऑफ 2 यहाँ वेल डिफाइंड है, टी स्क्वायर 2 लिनियरली इंडिपेंडेंट, मतलब 2 वेक्टर्स को एक ही इमेज दे रहा है। विवेक म्यूट कर लो, आवाज आ रही है। तो टी स्क्वायर इज नॉट 1 1। तो यहाँ से एक चीज तो पता चल गई कि टी स्क्वायर 1 1 नहीं है, मतलब टी स्क्वायर इज सिंगुलर। ठीक, विवेक किसकी आवाज आ रही है, हाँ म्यूट कर लिया। ठीक, तो ये टी स्क्वायर जो हमारा है वो सिंगुलर हो गया, 1 1 नहीं है, सिंगुलर हो गया, तो डिटर्मिनेंट ऑफ टी स्क्वायर 0। डिटर्मिनेंट ऑफ टी स्क्वायर को ये भी लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट टी का स्क्वायर, डिटर्मिनेंट टी विल बी 0, तो टी इज ऑल्सो सिंगुलर। इट मीन्स रैंक ऑफ टी जो होगा लेस देन 3 होगा, क्योंकि 3 जो है ये इसकी डायमेंशन है, तो ये लेस देन 3 हो गया। तो यहाँ से आपको एक चीज पता होगी, स्ट्रिक्टली लेस देन मतलब रैंक ऑफ टी इज लेस देन और इक्वल टू 2। तो एक इन्फॉर्मेशन कहीं ये मिल जाए। अब एक चीज पता है कि रैंक या तो 1 होगी, 2 होगी, 0 हो नहीं सकती क्योंकि ये 0 मैपिंग है नहीं। तो 0 मैपिंग की, 0 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की रैंक 0 होगी, जैसे मैंने बताया ना, यदि ए 0 मैट्रिक्स है तो इसकी रैंक 0 होगी, तो 1 या 2 ही होगी। अच्छा, यहाँ से एक चीज और आपको ऑब्वियस है कि ये जो एक एलिमेंट की तो इमेज मिल रही है, मतलब रेंज स्पेस टी के रेंज स्पेस में एटलीस्ट 1 एलिमेंट है, तो रैंक ऑफ टी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये जस्ट इन्फॉर्मेशन वाली बात है, जस्ट इन्फॉर्मेशन वाली, ये तो आपको ऑब्वियस है ही, कोई इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, अब इससे हम टी स्क्वायर की 2 अलग अलग इमेजेस दिए हुई हैं ना, तो एक टी स्क्वायर की एक और लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट के करस्पॉन्डिंग इमेज मिल जाए तो हम रेंज स्पेस उसका पा सकते हैं, किससे जनरेट हो रहा है, क्या होता है। एक एक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि मान लो टी फ्रॉम R3 से, मान लो कोई भी टी फ्रॉम वी से यू कोई वेक्टर स्पेस है, वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और ये आपको पता है v1 v2 अप टू vn जो है ये li वेक्टर्स हैं ना। तो इनसे इमेज, तो जो रेंज ऑफ टी हो जाता है, रेंज ऑफ टी जो जनरेट होता है वो इससे जनरेट होता है, टी ऑफ v1, टी ऑफ v2, और ये टी ऑफ vn से जनरेट हो जाता है, मतलब इससे li यदि है तो इससे जनरेट हो जाता है। ठीक, तो ये चीज़ आपको पता है, इसी इन्फॉर्मेशन का हम यहाँ बेसिकली यूज़ कर रहे हैं। तो इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ इस तरह कर रहे हैं, ये कर्सर कहाँ गया यार, ओके। तो इसी का यूज कर रहे हैं, ये T111 हमारे पास पता है कि ये चीज दी हुई है, T111 इज इक्वल टू 1 - 1 1, तो इसी पे टी स्क्वायर ऑपरेट किया तो 111 पे T1 - 1 1, और ये आपको पता है टी स्क्वायर 111 की इमेज इन्होंने 111 दे रखी है, तो T1 वेक्टर मतलब दिस कॉलम वेक्टर 1 - 1 1 जो हो जाएगा 111 हो जाएगा। फिर से आप इस पे टी ऑपरेट कर दोगे तो टी स्क्वायर 1 - 1 1 जो कॉलम वेक्टर है ये इस पे ऑपरेट हो जाएगा, T111 ये इस पे इमेज हो जाएगा, इमेज देगा, तो ये टी कॉलम वेक्टर 111 की इमेज जो है ये, मतलब टी स्क्वायर 1 का 1 - 1 1 जो वेक्टर है कॉलम वेक्टर, वो 1 - 1 1 पे मैप कर रहा है। तो एक तो आपके पास ये आ गया टी स्क्वायर की मैपिंग जो, मतलब कहाँ मैप हो रहा है, एक ये है एक ये है।
तो 3 आपके पास वेक्टर मिल रहे हैं, तीनों वेक्टर li हैं। मतलब जो आपका ये सेट मिल रहा है जिस पे मैपिंग, मतलब जिस पॉइंट पे जो मतलब टी स्क्वायर जिस जिस पॉइंट पे मैपिंग दे रहा है वो आपके पास इमेजेस दे रहा है, वो पॉइंट्स का कलेक्शन जो हो गया वो li सेट है। क्लियरली आप देख सकते हो, ये li सेट है 1 1 2, ये आपका li सेट है। ठीक, तो ये li सेट है। तो यहाँ से आपको एक चीज आपको पता है, अभी हमने जो रिजल्ट डिस्कस किया कि रेंज ऑफ टी स्क्वायर जो होगा इस पर टी स्क्वायर ऑपरेट करा दो और इससे जो होगा इसी से स्पैन होगा। तो ये टी स्क्वायर 1 1 2 जो है 1 1 1 दे रहा है, ये 1 1 1 दे रहा है, ये तो इससे स्पैन होगा। चूंकि दोनों वेक्टर सेम है तो बस इससे स्पैन होगा, इन दोनों से स्पैन होगा। तो रैंक ऑफ टी स्क्वायर क्या हो जाती है, इसी रेंज स्पेस की डायमेंशन हो जाती है। तो डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी स्क्वायर दिस विल बी 2। देयर आर ओनली 2 li वेक्टर्स ना, सो इट विल बी 2। तो आपके पास एक रिजल्ट और है रैंक ऑफ टी स्क्वायर, इसको लिख सकते हो रैंक ऑफ टी टी प्रोडक्ट टू इज लेस देन आर इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक टी या रैंक टी। तो रैंक ऑफ टी स्क्वायर 2 है तो 2 इज लेस देन आर इक्वल टू रैंक टी। ऊपर आप पाए थे कि रैंक ऑफ टी इज लेस देन आर इक्वल टू 2, और यहाँ आप पा गए कि रैंक ऑफ टी इज लेस देन आर इक्वल टू रैंक ऑफ टी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। ये दो इन्फॉर्मेशन आ गई ना आपके पास, ये भी आ गई आपके पास, 2 इज लेस देन और इक्वल टू रैंक टी। तो यहाँ 1 और 2 से आप कह सकते हो कि रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू 2। आंसर न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन था, आंसर विल बी 2। समझ में आया? ठीक, समझ में आ रहा है ना? अब ये क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। समझ में आया विवेक? वो तुम लोग ना पता भी नहीं चल रहा है। अच्छा, समवन इज आल्सो वेटिंग। कौन है? ओहो विवेक, हेलो। हाँ विवेक, तुम शायद लेफ्ट हो गए थे, अभी हो ना विवेक? हाँ हाँ हाँ, कहाँ से छूट गया था? अरे कोई नहीं, क्वेश्चन समझ में तो आ ही गया होगा कैसे क्या प्रोसीड करना था। ठीक, हाँ 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 तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई लेफ्ट हो जाए तो हमें इन्फॉर्म कर देना, क्योंकि इसमें हमें ऐड करना पड़ रहा है एक एक लोगों को। जैसे दिख नहीं रहा है कि कौन कौन है कौन कौन नहीं है, जैसे कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि कितने लोग हैं मीटिंग में कितने लोग नहीं है। जैसे अभी कितने लोग हैं मुझे बिल्कुल नहीं पता चल रहा है। लेट मी सी कौन कौन है यहाँ। अच्छा, ये 4 लोग, हम 4 कितने लोग हैं एनीवे। चलो ये क्वेश्चन हम 2 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 2 कह रहे हैं, ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये भी पूछा था, ये देखो थोड़ा इनर प्रोडक्ट स्पेस पे क्वेश्चन था, थोड़ा टेढ़ा लगेगा लेकिन अभी 2 मिनट में आंसर आएगा। 2 से ज्यादा टाइम मिनट नहीं लगेगा, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। कह रहे हैं लेट इनर प्रोडक्ट फ्रॉम आर एन क्रॉस आर एन टू आर बी एन इनर प्रोडक्ट ऑन दी वेक्टर स्पेस आर एन ओवर आर। ये इन्होंने इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया है और 2 स्टेटमेंट कह रहे हैं ये इनर प्रोडक्ट है, और ये 2 स्टेटमेंट कह रहे हैं कि मॉडुलस ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ यूवी इज लेस देन आर इक्वल टू 1/2 मॉड इन ब्रैकेट इनर प्रोडक्ट ऑफ यू यू प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ बी वी फॉर ऑल यूवी बिलोंगिंग टू आर एन। ठीक ना, ये चीज दिया है। दूसरा दिया है इफ इनर प्रोडक्ट ऑफ यूवी इज इक्वल टू 2u माइनस वी फॉर ऑल वी बिलोंगिंग टू आर एन देन u इज इक्वल टू 0। ये चीज है, इफ इनर प्रोडक्ट ऑफ यूवी इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ 2u माइनस कामा माइनस वी फॉर ऑल वी बिलोंगिंग टू आर एन, तो u इज इक्वल टू 0। कह रहे हैं फिर से वही फॉर्म बनाया है कि p और q दोनों ट्रू होगा, p ट्रू q फॉल्स, q ट्रू p फॉल्स। ठीक, तो ये इन्होंने ऑप्शंस बना बना के रखे हैं। देखते हैं कौन सा ट्रू होगा। 4 ऑप्शंस है हमारे पास, एक फॉल्स एक ट्रू एक ट्रू एक फॉल्स, दोनों ट्रू दोनों फॉल्स। ठीक, इसके लिए हमें कुछ चीज की इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी, तो उसको लिख लेते हैं नोट वाला पार्ट। पहला तो आपके पास होना चाहिए कॉशी सॉल्व इनइक्वालिटी। पढ़ा है सबने? सबने पढ़ा है तो देख लेते हैं क्या होती है, एक लाइन में लिख लेते हैं कॉशी स्वार्ज SCHWARJ स्वार्ज इनइक्वालिटी। उसी का यूज होगा, लेकिन थोड़ा सा वही है ना, फैसिनेट वे में लिख दिया तो हम कंफ्यूज होकर एग्जाम में छोड़ आए थे, मैं भी छोड़ आया था इस क्वेश्चन को। देखो, यदि लेट यू एंड वी बी two vectors, let u and v be two vectors in n, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155
इन
इनर प्रोडक्ट स्पेस ओवर द स्केलर फील्ड एफ कह दो। अब एफ क्या हो सकता है, या तो आर होगा या फिर सी होगा, इसी पे इनर प्रोडक्ट की बात की जाती है ना, आर और सी। देन पहली चीज ये जो आता है आपका इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी इज लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ यू। अब ये कौन सी बला आ गई भाई, सबने पढ़ रखा है लेकिन देख लेते हैं। नॉर्म ऑफ यू और नॉर्म ऑफ वी, इसी को आप लिख सकते हो मॉडुलस ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी का स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू यू एंड इनर प्रोडक्ट ऑफ वी बी। तो यहाँ से आपको आइडिया लग रहा होगा। और एक चीज और यहाँ होती है, ये इक्वेलिटी कब होल्ड करता है, तो यहाँ नोट करके आप लिख सकते हो इक्वेलिटी कब होल्ड कर सकता है। इस अबव स्टेटमेंट में इक्वेलिटी होल्ड्स, ये इंपॉर्टेंट चीज होती है, कभी कभी पूछ लेते हैं। इक्वेलिटी होल्ड्स इफ यू एंड वी आर लीनियरली, बताओ डिपेंडेंट कि इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट होगा तब कहाँ होल्ड करेगा। ठीक, तो ये चीज है इक्वेलिटी होल्ड करती है। अच्छा, अब ये नॉर्म जो हमने यूज कर लिया ये क्या होता है, थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। तो ये चीज होती है कि एवरी इनर प्रोडक्ट कौन है मैसेज कर रहा है, एक सेकेंड ना, तो समस्या हो गई भाई। मैसेज कहाँ आ रहा है, ऑलराइट चलो। चलो, ये एवरी इनर प्रोडक्ट, अब हम इसकी बात कर रहे हैं। तो एवरी इनर प्रोडक्ट गिव्स राइज टू नॉर्म, मतलब हर इनर प्रोडक्ट के करस्पॉन्डिंग आप एक नाम लिख सकते हो। तो नाम उसको बोलते हैं कॉल्ड, विच इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड नाम। ठीक, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। कोई भी इनर प्रोडक्ट आपका नाम देता है, कोई भी मैट्रिक्स स्पेस से भी नाम आप मिलता है, तो ये ठीक है इंड्यूस्ड नाम। फॉर, तो इसको डेफिनेशन कैसे दोगे, फॉर एनी वेक्टर यू, ये चीज देखो मैं लिख नहीं पाया था इसलिए तुम लोगों को यहाँ बताना पड़ जा रहा है। नाम ऑफ यू इज डिनोटेड, सॉरी, यू इज डिनोटेड एंड डिफाइंड बाय, कैसे करते हैं देख लेते हैं। इसके बाद एक ही क्वेश्चन है तो घबराओ मत, थोड़ा ज्यादा लंबी क्लास चली गई। तो ये नाम ऑफ यू जो होगा कुछ नहीं होता है, नाम ऑफ यू जो आपका होता है ऐसे आप इसको डिनोट करोगे और ये जो हो जाता है इसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो ये यू इनर प्रोडक्ट का मॉडुलस ले लो, सॉरी स्क्वायर रूट ले लो, तो वो हो जाता है। ठीक, तो ये चीज है आपकी कॉन्सिस्ट वाइज इनइक्वालिटी। यू और वी दो वेक्टर हैं किसी इनर प्रोडक्ट स्पेस ओवर द स्केलर फील्ड एफ जो कि आर या सी है। देन ये इनर प्रोडक्ट ऑफ मॉडुलस ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी जो होगा लेस देन आर इक्वल टू नाम ऑफ यू नाम ऑफ बी होगा। अब देखो बस थोड़ी सी फैसिनेट वे में हमें जाना है। यहाँ स्टेटमेंट पी क्या दिया है, यहाँ से अब हम सीधे आंसर की तरफ मूव कर जाएंगे, देखते हैं। चलो सॉल्यूशन उठाते हैं, करते हैं। तो ये देखो स्टेटमेंट पी क्या दे रखे हैं, ये सब देखोगे ध्यान से तो यहाँ तुम्हें दिखेगा ये चीज हमें प्रूव करनी है ना, यू वी क्या ये होल्ड कर रहा है, यही चीज देखनी है ट्रू है कि नहीं। यू प्लस वी वी, और ये किसके लिए, फॉर ऑल यू वी बिलोंगिंग टू आर एन। ठीक है, फॉर स्टेटमेंट पी की बात कर रहे हैं ना, स्टेटमेंट पी की बात कर रहे हैं, ये चीज जो कि ऊपर है। तो बाई सी एस इनइक्वालिटी, कॉसिस ऑर्ज इनइक्वालिटी, बाई सी एस इनइक्वालिटी आपके पास क्या चीज आ जा रही है, ये चीज आ रही है ना कि नॉर्म ऑफ यू वी मॉडुलस ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी इज इक्वल टू यू और ये वी। और या फिर आप इसी को लिखना चाहो तो ये मान लो आप इसको स्टार बोल दे रहे हो, इक्वेशन स्टार। ठीक है ना, थोड़ा ध्यान से देखना क्या क्या करके हम कहाँ पहुंच रहे हैं। और नोट लगाओ यहाँ एक, सिंस तुम्हें ये चीज पता होगी कि
इसको ऐसे लिख दो, नॉर्म ऑफ यू माइनस नॉर्म ऑफ वी का स्क्वायर। थोड़ा ये चीज़ें कहाँ से दिमाग में आ रही हैं, प्रैक्टिस से आ जाती हैं। इसको आप लिख सकते हो ए माइनस बी का स्क्वायर बेसिकली लिख रहे हैं, यू का स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ वी का स्क्वायर, ये होल्ड करता है नाम के लिए भी, प्लस 2 नॉर्म ऑफ यू नॉर्म ऑफ वी। ठीक, यहाँ से अब तुम्हें क्या चीज़ मिल जाएगी, ये तो दिख रहा है, ये नॉर्म ऑफ यू माइनस नॉर्म ऑफ वी नाम की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, तो ये तो स्क्वायर क्वांटिटी है, तो ये ऑलरेडी ग्रेटर देन जीरो हो जाएगी। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, नॉर्म ऑफ यू का स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ वी का स्क्वायर, ये सॉरी माइनस होगा ना, ध्यान नहीं दे रहे हो तुम लोग भी, तो ये माइनस इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 टाइम्स नॉर्म ऑफ यू नॉर्म ऑफ वी, ये चीज आ गई। अच्छा, अब यहाँ से ये चीज क्या आ जाएगी, नॉर्म ऑफ यू इंटू नॉर्म ऑफ वी इज लेस देन आर इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट नॉर्म ऑफ यू का स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ वी का स्क्वायर। ठीक, अच्छा ये इसको क्या लिख सकते हो आप, नॉर्म ऑफ यू और ये नॉर्म ऑफ वी इज लेस देन 1/2, इसको क्या लिख सकते हो, नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर कॉसिस ऑरिजिन इक्वलिटी से ये चीज लिख सकते हो ना। यहाँ से देखो इसको क्या लिख सकते हो, यू यू प्लस वी वी कॉसिस ऑरिजिन इक्वलिटी से नहीं, या नाम की डेफिनेशन से। ठीक, तो ये चीज आ गई। अच्छा, यूजिंग स्टार, स्टार यूज कर दो, यहाँ से क्या आ गया, यू वी इज लेस देन आर इक्वल टू 1/2 नॉर्म यू यू, सॉरी इनर प्रोडक्ट ऑफ यू यू इनर प्रोडक्ट ऑफ वी वी, ये आपका आ गया फॉर ऑल यू वी बिलोंगिंग टू आर एन। यही चीज तो प्रूव करना था, यही तो हमें प्रूव करना था, जो कि हमने प्रूव कर लिया कॉसिस ऑरिजिन इक्वलिटी से। ठीक, तो ये आपका आंसर जो पी जो हो गया, स्टेटमेंट पी जो है ये ट्रू है। ठीक, क्यू की बात करते हैं। स्टेटमेंट क्यू सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है इसमें। कह रहे हैं कि इफ यू वी इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी इज इक्वल टू 2u कामा माइनस वी फॉर ऑल वी बिलोंगिंग टू आर देन u इज इक्वल टू 0। तो फॉर पी, फॉर स्टेटमेंट क्यू देख लेते हैं। फॉर स्टेटमेंट क्यू कह रहे हैं गिवन u v इज इक्वल टू 2u माइनस v, ठीक, फॉर ऑल v बिलोंगिंग टू आर एन, फॉर ऑल दिया है। अच्छा, अब इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी लगाओ, यदि ये चीज होता है, नोट करना थोड़ा, अल्फा बीट सॉरी ये चीज यदि कहीं हो, ये आपका अल्फा यू बीटा वी, ठीक ना, तो ये बाहर आता है तो अल्फा बीटा बार हो जाता है यू वी। ठीक, बीटा कॉम्प्लेक्स यदि कॉम्प्लेक्स नंबर से, तो चूंकि यहाँ रियल नंबर से है तो 2, और ये -1 कॉम्प्लेक्स है नहीं, तो यू वी हो जाएगा फॉर ऑल वी बिलोंगिंग टू आर एन। तो यहाँ से क्या हो गया, यू वी इज इक्वल टू -2 यू वी, कौन मैसेज कर रहा है यार, फॉर ऑल वी बिलोंगिंग टू आर एन। यहाँ से आपका आ गया 3 टाइम्स यू वी इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल वी बिलोंगिंग टू आर एन। फॉर ऑल वी बिलोंगिंग टू आर एन ये चीज होल्ड कर रही है, मतलब यहाँ से आपके पास क्या आ गया, वी कैन टेक, फॉर ऑल के लिए होल्ड कर रही है ना, वी कैन टेक u इज इक्वल टू v इज इक्वल टू u, इनफैक्ट वी कैन टेक v इज इक्वल टू u। तो यहाँ से क्या आ गया, u इज इक्वल टू 0, मतलब नाम ऑफ u का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इट मीन्स नाम ऑफ u इज इक्वल टू 0, इट मीन्स u इज इक्वल टू 0। यही तो प्रूव करना था, तो ये q भी आपका ट्रू हो गया, यही प्रूव करना था, तो बस इतना आपको रिजल्ट लगाना था। तो ये आपका q स्टेटमेंट जो है ये भी ट्रू, तो आंसर जो आपका हो जाएगा वो ए, इसमें पी और क्यू दोनों ट्रू हैं। ठीक, तो ये चीज़ हो गई। कौन ये मैसेज पे मैसेज हमको किया जा रहा है, कितने लोग हो, सब लोग हो इधर, विवेक कुमार, अच्छा एलमनी कुछ करके आ रहा है, आईटी हैदराबाद, ओके, ने ईमेल से ज्वाइन किया है, मैसेज कौन कर रहा है फिर हमें, स्वाति आर यू फेसिंग सम प्रॉब्लम,
स्वाति थिंक्स इज नॉट देयर। विवेक ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, एक क्वेश्चन और है, इसको डिस्कस करते हैं फिर सेशन एंड करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक, तो ये देखो हमारा क्वेश्चन क्या है। ये भी हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन था। वी भी वेक्टर स्पेस सच दैट, मतलब ये एक इन्होंने स्पेस बनाया है वेक्टर स्पेस पी इज पॉलिनोमियल सच दैट पी एक्स इज इक्वल टू a0 प्लस a1 एक्स प्लस a2 एक्स स्क्वायर। ठीक, a0 a1 एक्स प्लस a2 एक्स स्क्वायर, a0 a1 a2 बिलोंगिंग टू रियल नंबर से कोफिशिएंट्स उठा रहे हैं। बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एट मोस्ट 2 ओवर द रियल फील्ड आर। लेट t from v to v be a linear operator given by, ठीक ना, tp is equal to p at 0 minus p at 1 plus p at 0 plus p at 1 x plus p at 0 x पे पावर x स्क्वायर। ठीक, then the sum of the eigen values of t, eigen values of t, linear ट्रांसफॉर्मेशन की आइगन वैल्यू की बात कर रहे हैं, मतलब हमारे पास एक एसोसिएटेड मैट्रिक्स मिलेगी। तो ठीक है, देखते हैं कैसे मिलती है। ये जैम और इनका गेट का फेवरेट क्वेश्चन है, नेट में भी पूछते हैं। ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं। तो देखो ये हमारे पास नोट है कुछ कि Pnx denotes the set of all polynomials, यदि Pnx set of all polynomials Px of degree less than or equal to n over field f, जो कि वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। लेट Pnx denotes the set of all polynomials Px of degree less than or equal to n over the field f, the standard basis for Pnx over field f is, क्या होता है, 1x 1x स्क्वायर अप टू x पे पावर n प्लस 1 एलिमेंट्स होते हैं। इसका जो डायमेंशन हो जाता है n प्लस 1 हो जाता है, और ये आपकी स्टैंडर्ड बेसिस होती है 1x स्क्वायर अप टू xn। तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, मतलब इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के करस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स मिलेगी उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। लेट टी बी ए लीनियर ऑपरेटर। लीनियर ऑपरेटर है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और ऑपरेटर में यही डिफरेंस है कि लीनियर ऑपरेटर सेम फील्ड में डिफाइन, सेम वेक्टर स्पेस में डिफाइन होता है वी से बी में। तो देखो यहाँ इन्होंने लिखा ना लीनियर ऑपरेटर, तो वी से बी में डिफाइन किया है। अब वेक्टर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहीं भी डिफाइन हो सकता है, बी से यू में जा सकता है, बी से डब्ल्यू में, या वी यू डब्ल्यू जो भी है स्पेसेस है वेक्टर स्पेसेस। तो टी बी ए लीनियर ऑपरेटर फ्रॉम अ वेक्टर स्पेस वी इनटू इटसेल्फ। लेट एस इज इक्वल टू, ये एस इन्होंने एक वो लिया है, बेसिस लिया है u1 u2 अप टू un इज अ बेसिस ऑफ v, एंड tu1 tu2 अप टू tun आर वेक्टर्स इन v। ये भी वेक्टर्स में होंगे, v में होंगे, सच दैट, यदि ये चीज लिख ले रहे हो tu1 को, ये एआईजेस जितने भी हैं एआईजेस, ये सब कोई फील्ड से स्केलर्स उठाए जा रहे हैं। तो इस तरह लिख रहे हो कि tu1 को इसी के लीनियर कॉम्बिनेशंस में लिख ले रहे हो, u1 u2 un के, इस तरह a11 u1 प्लस a12 u2 प्लस a1n un। u2 को भी इसी तरह लीनियर tu2 जो मैपिंग हो रही है इसको भी लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख ले रहे हो, u1 u2 के un, यहाँ कोफिशिएंट जो है a21 a22 a2n है। un वाले को भी लिख ले रहे हो an1 an2 ann के फॉर्म में। देन ट्रांसपोज ऑफ द अबव मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट, यदि मैट्रिक्स कोफिशिएंट जो मैट्रिक्स बनाओगे कोफिशिएंट्स का, यदि उनका ट्रांसपोज ले ले रहे हो और इसको डिनोटेड बाय दिस स्क्वायर में टी रखो, एस से डिनोट कर रहे हो, तो इसको बोलेंगे मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी रिलेटिव टू बेसिस एस। यही आपको यहाँ फाइंड करना है। ये a11 a12 है तो इसको रो में नहीं रखना, इसको कॉलम में रख दो, a11 a12 an1 a21 a22 an1 जो इधर आया an2 a3 an1 an2 ann। तो इसमें जो रखोगे तो यही जो आपका आ गया यही मैट्रिक्स हो गया, इसी की बात कर रहे हैं और इसी के आपके सम ऑफ आइगन वेक्टर्स की बात कर रहे हैं। और एक छोटा सा रिजल्ट है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए एंड प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो छोटा सा रिजल्ट। नेक्स्ट आप देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक, चलो सॉल्व करते हैं, लेट्स प्रोसीड। व्हाट इट इज गिवन, दे हैव गिवन दैट कि आपका जो ये है v जो है वो कुछ यूँ है, p सच दैट px is equal to a0 plus a1x plus a2x स्क्वायर। दे रखा है कि a0 a1 a2 जो है वो R में है, और ये भी दे रखे हैं कि ये जो वेक्टर स्पेस है ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एट मोस्ट 2। तो इसका बेसिस क्या होगा, 1x x स्क्वायर ना, यही बेसिस में होंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। तो इसका जो बेसिस हो गया, तो बेसिस ऑफ v, वेक्टर स्पेस है ना, तो बेसिस ऑफ v इज, मान लो इसको b से डिनोट कर रहे हो, तो ये हो गया 1x स्क्वायर। फिर ये कह रहे हैं t जो है v से v में लीनियर ऑपरेटर डिफाइंड है, t फ्रॉम v से v इज
डिफाइंड एज व्हाट, टी ऑफ पी। एक पॉलिनोमियल यहाँ से उठाओगे तो ये क्या देगा, पी एट 0 माइनस पी एट 1। अब यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन है तो उसको आप ध्यान से करोगे, पी एट 0 प्लस पी एट 1, और ये क्या है, एक्स प्लस पी एट 0 एक्स स्क्वायर, बड़ा सिंपल सा लिख दिया है। तो इसी में तो हमें लेना है, तो चलो एक एक को हम उठाते रहेंगे। यहाँ से पहले 1 को उठाओ, एक एक एलिमेंट को, टी यू 1 उठाया था ना, तो पहले 1 फर्स्ट एलिमेंट को उठाओ, देयरफॉर पी की जगह पे 1 रखो। तो ये पी 0 क्या होगा, कांस्टेंट है, तो ये तो पी 0 की वैल्यू भी 1 होगी, पी 1 की वैल्यू भी 1 होगी, प्लस ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, तो ये x हो गया, प्लस ये 1 एक्स स्क्वायर। इसको थोड़ा अच्छे से लिखना हो तो आप 0 इंटू 1 लिख सकते हो, और ये 0 इंटू एक्स लिख सकते हो, प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 1 एक्स एक्स स्क्वायर में लिखोगे। आल्सो टी एट एक्स लो, तो पी एट 0 मतलब एक्स एट 0, तो पी एट 0 मतलब एक्स के प्लेस पे 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, पी एट 1 1 हो जाएगा, प्लस पी एट 0 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, पी 1 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। इसको लिखना चाहोगे तो ये लिख सकते हो, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू एक्स, और ये हो जाएगा आपका प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक, टी एक्स स्क्वायर लो लास्ट वाला, आल्सो दिस वन, टी एक्स स्क्वायर लोगे तो एक्स पी एक्स स्क्वायर पी एट 0, 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 माइनस 1 प्लस 0, ये भी करोगे माइनस 1 एट एक्स, प्लस 1 का स्क्वायर ना 1 ही होगा, एक्स स्क्वायर। ये आपका आ गया माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक, अब किन किन को उठाओगे, इसको 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 इसको, यहाँ प्लस हो जाएगा, फिर इसको 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 लेके आप मैट्रिक्स बनाओगे। लेकिन मैट्रिक्स आपको कैसी बनानी है, मैट्रिक्स आपको कुछ यूं बनानी है, कुछ गलत हो रहा है यार, हमें लग रहा है, देखो गलती क्या हो रही है, ये प्लस दिया था, तो क्वेश्चन गलत उतार लेंगे, तो ये प्लस था ना, प्लस, तो ये आपका 2 हो जाएगा, नॉट 0, इट विल बी 2 ना, ये भी आपका प्लस था, तो दिस विल नॉट बी 0, दिस विल बी प्लस 1, दिस विल बी प्लस 1, ओके। नीचे भी ये आपका प्लस हो जाएगा, दिस विल बी प्लस 1, ऑल राइट। तो गोला गोला बना देते हैं जो हमने लिया था, ओके। देयरफॉर हम आपकी जो मैट्रिक्स हो जाएगी वो आप लिख सकते हो, तो ये आपकी मैट्रिक्स हो गई, कुछ अभी भी गलत हो रहा है, पी एट 0 लिखना था ना, अभी भी गलत कर रहे हैं हम लोग, पी एट 0 लेना था, तो ये तो यार 0 हो जाएगा ना, ये तो 0 हो जाएगा, कितना जल्दी जल्दी में हमने गलती कर दी, ये 0 हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर के केस में ये भी 0, ये 0, देयरफॉर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी इज, यदि इसको ऐसे लिखो, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखो, बेसिस हमारा जो था टी एट बी, ठीक है। तो इसको हम इन कोफिशिएंट्स को लेंगे और इनको कॉलम में रखेंगे, तो चलो 3/3 की मैट्रिक्स बनेगी, कॉलम में रखोगे 0 2 1, ये उठाओ, माइनस 1 1 0 माइनस 1 1 0 माइनस 1 1 0, ये आपकी 3/3 मैट्रिक्स आ गई। इसी के आइगन वैल्यूज का सम फाइंड करना है, देयरफॉर सम ऑफ आइगन वैल्यूज, सम ऑफ आइगन वैल्यूज क्या हो जाएगा, ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स टी बी, ट्रेस क्या हो गया, डायगोनल एलिमेंट्स का सम 0 प्लस 1 प्लस 0 इज इक्वल टू व्हाट, ये क्या लिखा गया, इट इज योर 1, तो आंसर क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन था, आंसर विल बी 1, तो ये आप फिल कर दोगे। समझ में आया, ऐसा क्वेश्चन हर साल आता है लगभग, तो हो कि नहीं तुम लोग, आई थिंक यही आंसर हो जाएगा। विवेक आर यू देयर?
हाँ हाँ हाँ, तो समझ में आ रहा है ना? हाँ ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये तो इतना हमने कर लिया। अब ये लास्ट क्वेश्चन, जो छठवां क्वेश्चन, काफी टाइम लग जा रहा है यार लीनियर अलजेब्रा डिस्कस करने में। एनीवे, ये जो क्वेश्चन था, देखते हैं क्या है। इन्होंने क्वेश्चन दिया है जिसको मार्क्स 2 आल हुआ था, सबको 2-2 नंबर मिले थे, 2 मिले थे। अभी देखते हैं। ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स आई माइनस ए, मतलब कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बेसिकली ये दिया हुआ है। डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स आई माइनस ए इज इक्वल टू एक्स टू पावर 4 एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 का क्यूब, where determinant of M denotes the determinant of a square matrix M. Okay. If rank of a square is less than rank of a cube is equal to rank of a पे power 4, then the geometric multiplicity of the eigenvalue 0 of a, eigenvalue 0 है ना, इसकी मल्टीप्लिसिटी बतानी है। अब इस क्वेश्चन में गलती क्या है? गलती ये है कि ये कह रहे हैं रैंक ऑफ ए स्क्वायर इज लेस देन rank of a cube. This is the wrong thing. This is wrong. This is wrong. Wrong statement. ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि रैंक ऑफ ए स्क्वायर कैन नेवर बी लेस देन रैंक ऑफ ए क्यूब। ये नहीं हो सकता। हाँ, ये चीज हो सकती है कि रैंक ऑफ ए स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू रैंक ऑफ ए क्यूब, इक्वल टू हो सकती है, लेस देन नहीं। बट ये स्ट्रिक्टली लेस नहीं हो सकती। ये चीज जैसे इन्होंने लिख दिया इधर, रैंक ऑफ ए पावर 4, इट्स ओके, ये बात तो ठीक है, लेकिन ये चीज नहीं हो सकती, क्योंकि जो ऑर्डर होता है ये चीज होती है इफ, ये चीज याद रखना, इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। एक सेकेंड, हाँ मनीष क्लास ले रहे हैं, बस 5 मिनट और लगेगा ना, देन आई विल कॉल यू। ओके, ए बी कोई एनी स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन ये चीज जो होती है रैंक ऑफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, कर सकते हो, रैंक ऑफ ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू रैंक ऑफ ए क्यूब। तुम ये सोचो भाई, कोई मैट्रिक्स है, उसका स्क्वायर कर दे रहे हो तो क्या उसकी रैंक बढ़ जाएगी? अच्छा मान लो कोई ये मैट्रिक्स तुमने लिया, ए कोई मैट्रिक्स ले लिया 0 1 0 0, तो क्या रैंक ऑफ ए स्क्वायर 2 हो जानी चाहिए इसकी? तो क्लियरली हियर हियर यहाँ देखोगे रैंक ऑफ ए क्या हो गया, 1 हो गया। तो क्या ए स्क्वायर की जो रैंक होगी, ए स्क्वायर क्या होगा, 0 1 0 0 0 1 0 0, ये आ जाएगी बेसिकली आपकी 0 0 0 0। तो क्या रैंक ऑफ ए स्क्वायर जो है वो आपका यही आएगा ना? ये ग्रेटर हो जा रहा है, नहीं हो रहा है ना? ये तो 0 आ गया। ये तो हमारा इन्फॉर्मेशन मतलब ये चीज मतलब रैंक आपकी घटेगी। अरे कोई चीज है, मान लो भाई साहब फुल रैंक, ये तो हमने अलग एग्जांपल ले लिया, अलग दूसरा केस दे रहे हैं, इफ लिखा है ना, तो यहाँ भी दिख रहा है कि आपकी रैंक घट रही, मतलब ये चीज होल्ड करती है। फॉर एग्जांपल यदि आपको ये मैट्रिक्स ले लो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये फुल रैंक मैट्रिक्स ले लिए, तो क्या रैंक ऑफ ए स्क्वायर आपकी ज्यादा हो जाएगी? 3 से ज्यादा होगी? 3 से ज्यादा तो नहीं हो सकती ना, इक्वल तो होगा एटलीस्ट। तो ये चीज आपकी मतलब ये होल्ड करता है, तो ये इन्फॉर्मेशन गलत थी। इसमें क्वेश्चन में मिसप्रिंट ये था कि इनको ये चीज लिखना चाहिए था, इफ रैंक ऑफ ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन रैंक ऑफ ए क्यूब, ये चीज होल्ड करती, इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए पे पावर 4। यदि ये चीज करते तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू 0 ऑफ ए यदि पूछते तो ये आंसर आ जाता 2। पहले इन्होंने यही आंसर दिया था, फिर इस क्वेश्चन को मार्क्स 2 कर दिया था। ठीक, तो ये सब बहुत जरूरत नहीं है तो डिस्कस किया। तो आप यहाँ से ये चीज देख सकते हो कि इसको सॉल्व करना जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा कि यदि ये इन्फॉर्मेशन लेके हम चल रहे हैं तब हमारा आंसर 2 आ जाएगा। यदि हम ये इन्फॉर्मेशन लेके चलेंगे तब आंसर 2 आ जाएगा। वैसे ट्राई करना कुछ होमवर्क के लिए। तो ये क्वेश्चन हमारा गलत है, इस चीज को प्रूफ देख लेना कहाँ से ये चीज होती है, वैसे ऑब्वियस चीज है। तो ये इन्फॉर्मेशन गलत था। तो ये हमारे 2021 के क्वेश्चन हो गए ऑलमोस्ट, यहाँ खत्म होते हैं। 6 क्वेश्चन थे जिसमें हमने एक एक करके डिस्कस किए। ओके, थैंक यू। समझ में आया ना विवेक? लेट मी स्टॉप दिस शेयरिंग। हाँ